डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, उन्होंने ओरल हेल्थ के लिए कितना और कैसे प्रिकॉशंस लेने चाहिए? डायबिटिक पेशेंट्स में स्पेशली गम्स डिसीजेज ज़्यादा होते हैं, इसलिए उन्हें स्पेशल प्रिकॉशन लेने चाहिए, क्योंकि डायबिटीज पेशेंट में अगर ब्लीडिंग भी हो रही है हाँ। तो भी चिंताजनक है। चॉकलेट इज थर्ड इन द लिस्ट, माई लिस्ट, की जिसकी वजह से कैविटीज होती है। फर्स्ट पर तो नॉर्मल वेफर्स है या फिर ग्लूकोज की बिस्किट्स है। मैंने कहीं पढ़ा है कि अगर ओरल आपकी हाइजीन ठीक नहीं है तो प्रेगनेंसी के टाइम पर तो प्री मैच्योर डिलीवरी होने के भी चांसेस होते हैं। फीमेल्स प्रेग्नेंट होती है, बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस आते हैं, हार्मोन बहुत एलिवेट हो जाते हैं। अब जो हार्मोन्स एलिवेट होते हैं उनके कारण जो गम डिसीज होती है वो बढ़ जाती है। लोग स्मोकिंग करना या फिर गुटखा पान वो सब खाते हैं, तो क्या उसकी वजह से दांतों पर या गम्स पर कुछ इफेक्ट आता है? कुछ लोग होते हैं गुटखा तंबाकू वगैरह खाते हैं, इधर रखते दबा के रख देते हैं। आप उनने अगर देखा होगा तो वहाँ पे अर्ली चेंजेस होते हैं, कलर डिस्कलर हो जाता है, टिश्यू वाइट पड़ जाता है। राइट सर। ये टिश्यू जो वाइट पड़ जाता है इसको प्री कैंसरस स्टेज बोलते हैं। ये दिख गई तो भी इंसान ने वही डर के मारे रुक जाना चाहिए। इसके आगे जो होने वाला है अगर वो वहाँ तक पहुँच गए तो फिर काटने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। आपके आज के इस एपिसोड में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है अमर गुप्ता। मैं हूँ अनु गुप्ता। स्वागत है आपका आज के इस एपिसोड में। आज का एपिसोड बहुत ही धमाकेदार रहा। हमने डॉक्टर समीर लोकरे जी के साथ में लगभग 1.5 घंटे तक बातें की। डेंटिस्ट्री के बारे में बहुत सी जेन्युइन इंफॉर्मेशन हमें उनसे मिली। जॉ लाइन करेक्शन कैसे कर सकते हैं, स्माइल करेक्शन कैसे कर सकते हैं, अगर न्यू बॉर्न बेबी है उसका डेंटल हाइजीन, ओरल हाइजीन आप कैसे मेंटेन कर सकते हैं, आप आपकी ओरल हाइजीन खुद घर पर कैसे रख सकते हैं। बहुत सारे स्पेसिफिक फूड्स हैं जो आप यूज कर सकते हो आपके ओरल हाइजीन मेंटेन करने के लिए, डेंटल हाइजीन मेंटेन करने के लिए। एक सेलिब्रिटी लुक आप कैसे ले सकते हो, उनके पास में जाकर कैसे ट्रीटमेंट करवा सकते हो, होम रेमेडीज करके आप अपनी जॉ लाइन कैसे फिक्स कर सकते हो। तो ये एपिसोड हर एक ने देखना चाहिए जिनको पावर लुक चाहिए, जिनको कॉन्फिडेंट लुक चाहिए, जो बाहर जाके अपनी अच्छी सी स्माइल सबके सामने दे, ऐसी वाली स्माइल सबके सामने दे, तो उन्होंने ये एपिसोड देखना चाहिए। डॉक्टर समीर लोकरे जी बहुत ही फेमस ऑर्थोडोंटिक्स है। उन्होंने अब तक 15,000 से भी ज्यादा पेशेंट्स को ट्रीट किया है। पिछले अप्रॉक्सीमेटली 10 से 15 सालों से वो बोरिवली में और मुंबई के आसपास के एरिया में पेशेंट्स को ट्रीट करते आ रहे हैं। और वो एक सेलिब्रिटी डॉक्टर भी है, जहाँ पर बहुत सारे पेशेंट्स सेलिब्रिटी मीडिया के उनके पास में आए हैं और उन्होंने ट्रीटमेंट्स लिए। तो वेट नहीं करते, फटाक से डाइविंग करते हैं आज के शो के लिए। सर आपने डेंटिस्ट्री फील्ड क्यों चुना, इसके पीछे कोई पर्टिकुलर इंस्पिरेशन था? एक्चुअली डेंटिस्ट्री एज अ फील्ड मैंने खुद कभी चूज किया ही नहीं। अच्छा। नॉर्मली मैं एक साधारण मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, जहाँ मेरे पिताजी महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन में अकाउंटेंट थे। तो ऐसे हर बाप चाहता है कि एक बच्चा डॉक्टर बने, एक बच्चा इंजीनियर। वैसे ही उनकी सोच थी। वो चाहते थे मेरी बड़ी बहन डॉक्टर बने और मैं इंजीनियर। हुआ उल्टा, वो इंजीनियर बन गई और वो चाहते थे मैं डॉक्टर बनूं। हाँ। जब डॉक्टर बनने की बात उठी तब आई वॉज नेवर अ ग्रेट स्टूडेंट। तो मैं चाहता था कि MBBS तो ना करूँ ताकि इतनी पढ़ाई मुझसे होने नहीं वाली। अच्छा। तो आके मैं डेंटिस्ट्री पे रुका कि ठीक है आप चाहते हो कि डॉक्टर बने अपने घर में कोई पहला, तो मैं डेंटिस्ट बनते हैं, वो बेटर रहेगा मेरे लिए। बट टुडे आई एम हैप्पी दैट आई सिलेक्टेड दैट। और कहाँ से कंप्लीट किया सर आपने डेंटिस्ट्री का पूरा आपका? सर मैंने ईयर 2000 में PMNM डेंटल कॉलेज, जो कि बागलकोट कर्नाटका में है, बहुत ही पुराना कॉलेज है, पायनियर इंस्टीट्यूट है, वहाँ से मैंने अपना BDS किया। अच्छा। उसके बाद में 1 साल मैंने ड्रॉप लिया जब मैंने मुंबई में प्रैक्टिस की। उसके बाद 3 साल मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया इन द फील्ड ऑफ ऑर्थोडोंटिक्स। ओके। ये मैंने किया शरद पवार डेंटल कॉलेज वर्धा से। वर्धा से किया? यस, ये नागपुर के पास है। हाँ। वहाँ से मैंने कंप्लीट किया। प्रैक्टिस कब से स्टार्ट की फिर सर आपने? इमीडिएटली स्टार्ट की? 2010 में अप्रोक्सीमेटली 10 जुलाई को मैं मुंबई वापस आया। ओके। 10 जुलाई सुबह में लैंड किया मुंबई में, ट्रेन से पहुंचा और दोपहर को मैं काम ढूंढने निकल पड़ा था। और पहला काम कहाँ पे था सर? आपको जान के आश्चर्य होगा, पहला काम मेरा मुझे किसी डेंटिस्ट ने नहीं दिलवाया। जो मैं 1 साल मैंने ड्रॉप लिया था, 1 साल जब मैं एज असिस्टेंट काम कर रहा था, उस क्लिनिक में जो रिसेप्शनिस्ट थी, हाँ। वो रिसेप्शनिस्ट अभी किसी और क्लिनिक पे काम कर रही थी। उसने उस डेंटिस्ट को बोला कि सर वापस मुंबई आ गए हैं और इनसे अच्छा कोई हो नहीं सकता, इनको आप बुलाओ।
और वहाँ से मुझे मेरा पहला पेशेंट मिला। पहला पैशन आपको मिला। तो सर डेंटिस्ट्री यही फील्ड आपने पर्टिकुलरली, डैड ने बोला, मॉम ने बोला, इसके लिए चूज़ किया। मैं सबसे ज़्यादा, हम दोनों का कल डिस्कशन चल रहा था कि सर को अगर पहला क्वेश्चन पूछा जाए तो वो कौन सा पूछा जाए। तो सर सबसे इम्पोर्टेंट हम जानना चाहेंगे, मेरे व्यूअर्स भी जानना चाहेंगे, अब तक कितने पेशेंट्स को आपने ट्रीट किया होगा? अब तक कितने पेशेंट? कभी कैलकुलेट किया? अप्रोक्सीमेटली मुझे 15 साल हो गए हैं। और मैं एज अ ऑर्थोडोंटिस्ट अगर सोचूं, मेरा ज़्यादा तो काम स्पेशलाइज्ड होता है, ऑर्थोडोंटिस्ट हूँ मैं। मेरा अप्रोक्सीमेटली 600-700 पेशेंट महीने के चालू रहते हैं। ओके। तो अगर वैसे सोचा गया तो 15,000 से ऊपर पेशेंट इस वक्त ट्रीट हो चुके होंगे। बाप रे। और ये 15,000 पेशेंट्स में एक्यूरेसी रेट अगर कभी कैलकुलेट किया होगा तो क्या होगा सर? सर एक्यूरेसी रेट कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल होता है। अच्छा। हाँ, हर डेंटिस्ट चाहता है कि अपना सबसे बेस्ट दे, हर डॉक्टर चाहता है, हर इंसान, हर प्रोफेशनल चाहता है कि अपना सबसे बेस्ट दे। डेंटिस्ट्री फील्ड ऐसी है कि अगर एक्यूरेसी रेट नहीं भी आया होगा, जैसे अगर मैंने किसी का ट्रीटमेंट नहीं किया है या उनको कोई कंप्लेंट आए हैं तो वो ऑब्वियसली वापस आते हैं। हाँ। आपका पेशेंट के साथ रैपो, आपका पेशेंट का रिलेशन इतना अच्छा होना चाहिए कि पेशेंट इतना समझे कि पेशेंट, मेरा डॉक्टर कभी गलत नहीं कर सकता। कुछ छोटा मोटा गलती हो भी गया होगा तो इट इज़ रिपेयरेबल। तो बहुत ही रेयरली ऐसे पेशेंट वापस आते हैं। समझो अगर परसेंटेज में 2-3% ऐसे पेशेंट आते हैं, अप डाउन हो जो सकता है। हाँ अप डाउन हो सकते हैं, जो आते हैं वापस। और फिर मैं कोशिश करता हूँ कि ऑर्थो में एटलीस्ट, ब्रेसेस में लोग बोलते हैं कि रिलैप्स बोला जाता है उसे। हाँ। जहाँ अगर समझो मैंने किसी पेशेंट की गैप्स बंद की है तो गैप्स खुलना ये बहुत अनकॉमन नहीं है। बट मैं कोशिश करता हूँ कि अपने तरफ से बिना कोई चार्जेस लिए उस पेशेंट को इतना खुश रखूं, बिकॉज मनी इज़ वेरी सेकेंडरी, बट दैन मेरे पेशेंट्स आर माई सेकेंड फैमिली। सो उनके साथ मेरा रिलेशन ऐसा रहे कि वो सालों तक बना रहे। मैं हमेशा अपने पेशेंट से बोलता हूँ कि बाकी डेंटिस्ट या बाकी डॉक्टर, इनके साथ आपका जो रिलेशन होगा वो आप एक दिन जाओगे, दवाई लोगे या तो फिर रूट कैनल करवाओगे, दांत निकलवाओगे और ख़त्म हो जाएगा। बट एज अ ऑर्थोडोंटिस्ट मेरा ट्रीटमेंट 1.5 से 2 साल चलता है। आपको मुझे हर महीने मिलना है और हमें लॉन्ग टर्म साथ में रहना है। हाँ, पूरा प्रोसेस है ऑर्थोडोंटिक्स का। इट इज़ अ लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट। करेक्ट। तो सर यूजुअली मिथ होता है कि अगर पेन हो रहा है, दांतों में दर्द है, ओरल हाइजीन का कुछ इशू है, तो ही जाके डेंटिस्ट से कनेक्ट करो, तब तक कनेक्ट नहीं करो। ये मिथ कैसे हम रिजॉल्व कर सकते हैं और क्या रेगुलर ट्रीटमेंट्स एक इंसान ने लेनी चाहिए सो दैट ही डजंट विजिट डेंटिस्ट वेरी ऑफन? सर सबसे पहली बात है कि हमें ये समझना चाहिए कि डेंटिस्ट और डॉक्टर, एज अ फिजिशियन ले लो, एमडी मेडिसिन, गायनेकोलॉजिस्ट, बाकी सारे, ये दो बहुत अलग चीज़ें हैं। हमें जब कोई तकलीफ होती है तब हम डॉक्टर के पास जाते हैं। डेंटिस्ट के पास हमें जाना चाहिए तकलीफ होने से पहले, ताकि वो तकलीफ हो ही ना। लोग नॉर्मली क्या होता है कि कैविटी होने के बाद डेंटिस्ट के पास पहुंचते हैं, या दर्द होता है तब डेंटिस्ट के पास पहुंचते हैं, फिर वो रूट कैनाल तक जाता है और वो ट्रीटमेंट के बिना रिजॉल्व हो नहीं सकता। फिर पेशेंट को लगता है कि अरे डेंटिस्ट ने इतना बड़ा काम निकाला। हाँ, तो रूट कैनल के ऊपर हमारा एक बहुत ही डिफरेंट सेगमेंट है, उसके ऊपर हम डिटेल में बात करने वाले हैं। सबसे पहला मिथ, क्या दांत सिर्फ बुढ़ापे में ही गिरते हैं? बिल्कुल नहीं। कोई भी चीज़ की एक लाइफ होती है, वो लाइफ तब अच्छी रहती है जब आप उसको अच्छे संभालो। आप कोई भी चीज़ यूज़ कर रहे हो, हम आज ये माइक यूज़ कर रहे हैं, लाइट यूज़ कर रहे हैं, हम कार यूज़ करते हैं, अगर हम उसको संभालेंगे नहीं, उसकी टाइम टू टाइम सर्विसिंग नहीं करेंगे, तो इट इज़ गोइंग टू फॉल डाउन, इट इज़ गोइंग टू ब्रेक समडे। अगर हम दांतों को भी अच्छे संभालेंगे तो आपके मरते दम तक वो आपके साथ अच्छे से रहेंगे। अगर आप बोलोगे कि ना मैं उसे संभालूंगा, ना मैं ब्रश करूंगा, ना मैं कुछ करूंगा, तो 15-20 सालों में पहले ज़िंदगी के वो तभी गायब होना शुरू हो जाएंगे। अगर खुद नहीं गायब हुए तो हमें निकालने पड़ेंगे। ब्रशिंग की बात के ऊपर तुझे पूछना था कि सिंपल स्टेप्स में घर पर हम कैसे ब्रश प्रॉपरली कर सकते हैं? अनु जी, बहुत अच्छा सवाल है, बेसिक है पर बहुत अच्छा सवाल है। नॉर्मली क्या होता है, हम सुबह उठते हैं, हम ब्रश पकड़ते हैं और ब्रश से घिसना शुरू कर देते हैं। सबको लगता है हमने ब्रश कर दिया, बट ऐसा नहीं है। ब्रश कैसा होना चाहिए, हम ब्रश पकड़ते कैसे हैं, हम टूथपेस्ट कौन सा यूज़ करते हैं, कितना टूथपेस्ट यूज़ करना चाहिए, कितनी देर ब्रश करना चाहिए, ये सारे सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जब हम ये सब चीज़ें स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे, अपने आप में एक डिसिप्लिन लाएंगे ये चीज़ें करने की, तब जाके हमें एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो सर टूथब्रश कौन सा यूज़ करना चाहिए? बेसिक से स्टार्ट करते हैं।
कोई भी टूथब्रश, हाँ, हजारों ब्रांड है आज मार्केटिंग के लिए, हजारों टूथब्रश जिग जैग स्ट्रेट ऊपर नीचे सब बना के रखे हैं। मुझे लगता है कि आपको जो अच्छा लगता है वो टूथब्रश लीजिए, अच्छा। बट टूथब्रश कब तक यूज करना चाहिए, जैसे एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, टूथब्रश में रखा है साथ में मैंने अपने, ये जो ब्रिसल्स है, ये ब्रिसल्स स्ट्रेट है, ये जब तक स्ट्रेट है तब तक ही यूज करने चाहिए, ओके। जब तक इसका फूल बन जाता है तब तक नहीं यूज करने चाहिए, अच्छा, फ्लावर बनने के बाद में रिप्लेस कर देना चाहिए। व्हाट हैपेंस इज दिस ब्रिसल्स, ये अपनी स्ट्रेंथ लूज कर जाते हैं, वो नरम पड़ जाते हैं, फिर ये किसी काम के नहीं है, इसलिए वो फिर वो रिप्लेस कर देने चाहिए। अच्छा, और पेस्ट क्या क्वांटिटी में चाहिए? अगर मतलब समझो कभी ब्रश के जो ब्रिसल्स है कभी छोटे होते कभी बड़े लंबे होते, तो पूरा लाइन तक पेस्ट डालना चाहिए कि कितना? नॉर्मली अगर बच्चों के लिए है, बच्चों के लिए तो इट इज सेड कि पेस्ट इट शुड बी अ साइज ऑफ अ पीनट, उतना ही पेस्ट छोटा उनके लिए काफी है, छोटा सा। हमारे लिए हम क्या करते हैं कि पेस्ट लेते हैं, आगे से लेकर पूरा Start फैलाना में शुरू कर पूरा, देते हैं। अब वो ऊपर ही ऊपर रहता है, जब हम मुंह में ब्रश रखते हैं वो ना दांतों के ऊपर ठीक से आता है ना कहीं और हमारे फर्स्ट पिट के साथ वो बाहर गिर जाता है, हो जाता है, हाँ। स्पिट हो जाता है। तो हमें ये संभालना चाहिए कि हम अच्छे से पेस्ट निकालें, प्रेस करें और वो ब्रिसल्स के अंदर जाए, अच्छा, ताकि वो ब्रश को ठीक से लगे, एंड देन उससे के साथ ब्रश करें। हाँ। सर उसके साथ में ये भी बता दीजिए ना, सही टेक्निक्स क्या होती है ब्रश करने की? सही टेक्निक शुरू होती है ब्रश हम कैसे पकड़ रहे हैं यहाँ से। अगर हम ब्रश को टाइटली स्ट्रेट पकड़ रहे हैं, हम यहाँ सब्जी काटने नहीं बैठे हैं कि चाकू जोर से चलना चाहिए, हम यहाँ किसी भी मुलायम से चीज की सफाई कर रहे हैं, हाँ, तो सिंपल आराम से पकड़िए और धीरे से ऊपर से नीचे या फिर सर्कुलर मोशन में ब्रश करें। हम क्या करते हैं कि साइड बाय साइड घिसते हैं, हमारे दांत सीधे हैं तो वो कहाँ से, अगर गैप भी है तो दांत ऊपर नीचे गैप है, अगर हम साइड बाय साइड घिसते रहेंगे तो वो होने नहीं वाला। ऊपर से अगर हमने गलती से ज्यादा जोर से घिसे तो एब्रेजन होने वाला है, दांत घिस जाएंगे हमारे। तो इसलिए नॉर्मल अपर लेयर जो बनता है दांतों का प्लाक का, वो निकालने के लिए हमें ब्रश करना है तो सॉफ्टली करना है। सॉफ्टली करना है ब्रश को। और अक्सर मैंने देखा है ऐसा, सीनियर सिटीजन्स जो होते हैं ना, वो अपनी डेंटल हाइजीन को बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं, उनके ब्रश ऐसे फैले हुए फूल के जैसे होते हैं। तो सीनियर सिटीजन्स के लिए एक टिप बता दीजिए कि उन्होंने एग्जैक्टली क्या करना चाहिए, कितने दिनों में एक ब्रश को चेंज करना चाहिए? अगर हम दिन की बात करें तो अगर हमारी ब्रशिंग टेक्निक सही है तो मुझे लगता है सीनियर सिटीजन के लिए 3 महीने में ब्रश चेंज कर देना चाहिए। 3 महीना इज अ गुड टाइम, जब तुम्हारे आपके ब्रिसल्स जो है वो थोड़े सॉफ्ट पड़ जाएंगे, ताकि हमें ज़्यादा सोचना भी ना पड़े। क्या होता है कि सीनियर सिटीजन खुद का ध्यान रख नहीं पाते, और मोस्ट ऑफ द टाइम्स आजकल सारे वर्किंग लोग हैं तो उन पर ध्यान दे नहीं पाते कि ब्रश कब चेंज हुआ। तो 3 महीने बाद उनको चेंज कर देना चाहिए ताकि वो ठीक से संभाल पाए। कई बार ऐसा होता है कि लोग ब्रश की जगह पर दातुन का भी यूज करते हैं, तो वो कितना सही है? दातून का यूज करना मैं पूरी तरह से गलत नहीं बोलूँगा, ये नुस्खा हमारे पूर्वजों ने दिया है और पूर्वजों ने अगर दिया है तो पूरी तरह से गलत नहीं हो सकता। बट प्रॉब्लम क्या है दातून के यूज में कि दातून एक केमिकल रिलीज करता है जो को बैक्टीरिया को साफ कर सकता है। ओके। बट उस जमाने में उनकी फूड हैबिट्स वगैरह ऐसी थी कि बाकी चीज़ें खुद ब खुद साफ रहती थी, स्ट्रेंथ मेंटेन रहता था। आज हमारी फूड हैबिट्स ऐसी है कि ब्रिसल्स के अलावा अगर हम सिर्फ दातून से करें तो मे बी बैक्टीरिया तो शायद कम हो जाए, पर जो प्लाक का लेयर या बायोफिल्म जो हम बोलते हैं जो दांत के ऊपर आने वाली है वो कभी क्लीन नहीं हो पाएगी। हाँ, मैंने रिसेंटली एक आर्टिकल में पढ़ा था कि ट्रेन जो कुंभ मेला जा रही थी, वहाँ पे रेलवे स्टेशन के ऊपर दातून बिक रहे थे, और एक वेंडर था जो रेगुलरली दातून का पूरा सप्लाई कर रहा था। उसने वो पूरे 1 मंथ में 1 करोड़ का बिजनेस कर लिया सिर्फ दातून बेच के। सर वेरी गुड फॉर हिम। बहुत अच्छा उसका टर्नओवर रहा। तो ये एक बहुत फनी स्टोरी थी हमारे लिए। एंड सर वो अभी मैंने टॉपिक थोड़ा डिविएट कर लिया था, मैं आई विल कम बैक टू द टॉपिक। ओरल हाइजीन में टंग क्लीनर का कितना बड़ा रोल है? बहुत बड़ा रोल है सर। नॉर्मली क्या होता है कि हमें लगता है कि दांत साफ हो गए, हमने दांत साफ कर दिए, ब्रश कर दिया, हमारा काम खत्म हुआ, हमने बायोफिल्म निकाल दी। बट बाकी प्रॉब्लम आता है कि हैलिटोसिस जो हम बोलते हैं। हाँ। तो हैलिटोसिस का सबसे मेन रीजन
ये टंग पर जमा होने वाला जो वाइट लेयर होता है, या तो आप अगर आपने देखा होगा खुद भी, बाकी छोड़ दीजिए खाने के बारे में, पर दवाई भी हम लेते हैं तो टंग पर एक लेयर जमा हो जाता है। तो ये जो लेयर है ये बैक्टीरिया ऑब्जॉर्ब कर जाते हैं और दिस कॉजेज हेलिटोसिस। तो अगर टंग क्लीन नहीं रहेगी तो ये सब जमा होता रहेगा। एंड अगर आप देखोगे तो पुराने ज़माने में डॉक्टर या वैद्य टंग देखकर या नाड़ी देखकर हाँ, बताते थे कि बीमारी क्या है। बीमारी क्या है, आज भी होता है। तो इसीलिए ये टंग हमें, हमारी टंग इज अ गेटवे, हमारा ओरल कैविटी इज अ गेटवे, जहां हमें पता लगता है कि एक्चुअली बीमारी कहाँ से शुरुआत होती है इसके लिए। तो इसलिए टंग ज़रूरी है बहुत। तो अगर ओरल हाइजीन कोई मेंटेन नहीं करता है तो क्या डिसीजेस का उसको लॉन्गर टर्म में सामना करना पड़ेगा? बहुत ही वेग क्वेश्चन है सर, क्योंकि डिसीजेस हम ओरल कैविटी जब बोलते हैं, अब लोग दांत साफ नहीं रख रहे। अभी जस्ट मैंने बोला कि ओरल कैविटी गेटवे है, जैसे हमारे मुंबई का गेटवे ऑफ इंडिया है, मुंबई के अंदर आना है, तो इस शरीर के अंदर अगर डिसीज को आना है तो ये हमारा गेटवे है। हाँ, हमारा शुरुआत होती है कि हम खाना कैसे खाते हैं, खाना कैसे चबाते हैं, कितना चबाते हैं, दांत साफ रखते हैं कि नहीं रखते हैं, जो दांतों पे जमा हो रहा है या आगे जाके जो कैलकुलस बनने वाला है, इट इज अप्रोक्सीमेटली 15 मिलियन बैक्टीरियाज रिसाइडिंग इन ईच वन ऑफ आवर माउथ राइट नाउ ऑल्सो। 15 मिलियन बैक्टीरियाज जो है, इसमें से कहीं तो अच्छे हैं पर कहीं बुरे हैं। हाँ, और यही हमारे पेट के अंदर जाने वाले हैं। ये ही बैक्टीरिया हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर भी आने वाले हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम की सारी तकलीफें, एसिडिटी, हाँ, हार्ट डिसीज, कार्डियक प्रॉब्लम्स, इवन बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस जिसे हम बोलते हैं, जिसके कारण आगे जाके हार्ट अटैक तक हो सकते हैं, ये हमारे ओरल कैविटी से कनेक्ट होते हैं। कंप्लीटली ओरल एक्टिविटी से कनेक्टेड है। तो मतलब अगर आपको हार्ट आपका अच्छा रखना है तो ओरल केयर भी आपको कंप्लीटली करनी पड़ेगी। बोलते हैं ना सर कि लड़कियों के लिए बोलते हैं ना, पति का दिल अगर जीतना है तो पहले उनका खाना संभालिए। तो वैसा ही है, हार्ट अगर जीतना है तुम्हें तो पहले ओरल कैविटी संभालिए, तब सब ठीक रहेगा। मैंने कहीं पढ़ा है कि अगर ओरल आपकी हाइजीन ठीक नहीं है तो प्रेगनेंसी के टाइम पर तो प्री मैच्योर डिलीवरी होने के भी चांसेस होते हैं, तो क्या सही है? सही है। क्या होता है कि जब फीमेल्स प्रेग्नेंट होती है, बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस आते हैं, हार्मोन बहुत एलिवेट हो जाते हैं। अब जो हार्मोन्स एलिवेट होते हैं उनके कारण जो गम डिसीज होती है वो बढ़ जाती है। तो गम डिसीज को हम नॉर्मली जिंजावाइटिस ऐसे बोलते हैं, आगे जाके वो पेरियोडोंटाइटिस हो जाता है। अब ये गम डिसीज जब होती है तब गम्स में से अगेन केमिकल्स रिलीज होते हैं। ये केमिकल्स हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में घुस जाते हैं। ओके, और इन हार्मोनल चेंजेस की वजह से, इन केमिकल्स की वजह से अर्ली बर्थ, प्रीमैच्योर बर्थ, या तो फिर इवन वेट एट बर्थ कम होने के बहुत से इंसिडेंट्स देखे गए हैं। तो नॉर्मली ऐसा होना चाहिए कि, हालांकि हमारे देश में फॉलो नहीं होता है कुछ भी, कि जब आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो, हाँ, उससे पहले जाके आपने डेंटिस्ट को मिलना चाहिए, आपकी ओरल कैविटी चेक करनी चाहिए, नॉट ओनली फॉर द गम्स, बट अगर आपको कोई और भी तकलीफ है तो आप नहीं चाहोगे कि ड्यूरिंग दैट प्रेगनेंसी के वो 9 महीने आपको कोई दांत दर्द तकलीफ दे या फिर और कोई तकलीफ हो। फर्स्ट ट्राइमेस्टर तो बहुत ही रेयरली हम लोग ट्रीटमेंट एडवाइस करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग कर नहीं सकते, बट देन वी इट्स अ वेरी क्रूशियल फेज फॉर द फैमिली ऑल्सो, फॉर दैट गर्ल ऑल्सो। एंड उसमें अगर आपको पेनफुल ट्रीटमेंट लेना पड़े तो आपको खुद को भी अच्छा नहीं लगेगा। सेकेंड ट्राइमेस्टर इज वेरी सेफ, तब आप सब कुछ कर सकते हो, दांत निकाल सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। बट पर्सनली आई फील कि करना ही क्यों है, क्यों जब- जाना है? हाँ, पहले आप ठीक कर सकते हो। और वो 9 महीने जो कि इतने प्रेशियस होते हैं, सुंदर होते हैं किसी भी कपल के लिए, वो डेंटल क्लिनिक में क्यों बिताना है? क्यों बिताना है? सर एक्चुअली ये हमें भी पता नहीं था। आज 2 बेबीज़ हैं हमारे, एक 14 साल का है और एक 8 साल का है। बट हमने कभी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या प्रेगनेंसी के पहले प्लान नहीं किया था डेंटिस्ट के पास जाने के लिए, और प्री मैच्योर बेबी होगा ये हमें पता भी नहीं था। ये बहुत ही वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन है, जो व्यूअर्स देखेंगे उनको पता चलेगा। इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर अ बेबी देन यू हैव टू गो एंड विजिट योर डेंटिस्ट, प्लान इट प्रॉपरली। वेरी वैल्यूएबल पॉइंट सर। फॉलो अप गायनेक के साथ में एक रखते तो उसके पहले आपको फॉलो अप एक डेंटिस्ट के साथ में रखना राइट। चाहिए। दिखा दो, चेक करवा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसमें आप चेक करके प्रॉपर कर सकते हो, आपकी हाइजीन मेंटेन कर सकते हो।
अभी आई एम अगेन कमिंग बैक टू द नॉर्मल पॉइंट सर, ब्रश कितने टाइम तक करना चाहिए? और कितनी बार करना चाहिए? कितनी बार? नॉर्मली बोलते हैं कि दिन में 2 बार, मैं कहता एक दिन में 1 बार और रात को 1 बार तो करना ही चाहिए। 2 टाइम ब्रशिंग इज मिनिमम। आजकल कोरिया में स्पेशली एक रूल ऑफ 3 फॉलो होता है कि आप 3 बार ब्रश करो, 3 मिनट के लिए करो, ऐसा रूल फॉलो होता है। मैं कहता हूँ कि एटलीस्ट 2 बार ब्रश करो, टेक्निक अच्छी रखो, फिर 120 सेकंड भी काफ़ी है। अगर आप गलत टेक्निक से 5 मिनट भी करोगे तो भी कुछ नहीं होने वाला है। तो एटलीस्ट 2 बार करो, दिन में 2 बार अपने लिए उतना वक्त निकालो और उतना ब्रश करो। सर अभी बचपन में सब लोग चॉकलेट्स खाने के शौकीन होते हैं, पेरेंट्स बच्चों को चॉकलेट्स देते हैं, बच्चे चॉकलेट्स मांगते हैं, घर पे रिलेटिव्स आते हैं, वो चॉकलेट लेके आते हैं। तो क्या ऐसी प्रिकॉशन पर्टिकुलरली किड्स के लिए लेनी चाहिए कि ही कैन ईट चॉकलेट, गेट सेटिस्फाइड, बट स्टिल मेंटेन्स हिज टीथ? सर पहले तो ये बात ही गलत है या बहुत बड़ा मिथ है कि चॉकलेट के वजह से कैविटीज होती है। कैविटीज हर उस चीज से होती है जो आप खा रहे हो। तो चॉकलेट तो एक सिर्फ मीडियम है जो हमने अपने आप को भी समझाया है, दुनिया को समझाया है और बच्चों को भी डराया है। तो अगर आप 10 चॉकलेट भी खा रहे हो और उसके बाद ब्रश ठीक से कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला। इनफैक्ट अगर आप मुझे बताओगे, आपको हम हमेशा बोलते हैं कि चॉकलेट खाने से कैविटी होती है। चॉकलेट इज 3rd इन द लिस्ट, माई लिस्ट, कि जिसकी वजह से कैविटीज होती है। फर्स्ट पर तो नॉर्मल वेफर्स है या फिर ग्लूकोज की बिस्किट्स है। बिकॉज नॉर्मल ग्लूकोज के बिस्किट्स और ये वेफर्स ऐसी चीजें हैं जो जात को चिपकती है और निकलती भी नहीं है। हाँ होता है, राइट। अब ये जो दांत को चिपक जाती है, कोई भी चीज जो हम खा रहे हैं जो दांत को चिपक जाती है, वो क्या करती है, वो एक एसिडिक एनवायरनमेंट तैयार करती है। और जैसे ही वो एसिडिक एनवायरनमेंट ट्रिगर होता है, वो हमारी कैविटीज के लिए शुरुआत होती है। तो खाइए कुछ भी, बट ब्रश ठीक से कीजिए, कुछ नहीं होगा। बट अगर आप बोलोगे कि मैं खाऊंगा भी और ब्रश भी नहीं करूंगा, तो फिर आप चॉकलेट छोड़ के बाकी खाओगे तो भी होगा, एप्पल खाओगे तो भी होगा। और सर स्मोकिंग, जैसे हमने बच्चों की बात की, अभी अडल्ट्स की बात करते हैं, तो आजकल स्ट्रेस बदल गया है, मतलब स्ट्रेस बहुत हो चुका है, या फिर लाइफस्टाइल चेंज हो जाती है। तो इसकी वजह से लोग स्मोकिंग करना या फिर गुटखा, पान, वो सब खाते हैं। तो उसकी वजह से उनका डेंटल हाइजीन मेंटेन नहीं हो रहा है। तो क्या उसकी वजह से दांतों पर या गम्स पर कुछ इफेक्ट आता है? और ये कितना टाइम लेता है यूजुअली? सर डेंटल हाइजीन मेंटेन नहीं हो रहा है तो शायद तो सेकेंडरी डिस्कस करना चाहिए। पहले तो उनकी खुद की हेल्थ ही मेंटेन नहीं हो रही, वहाँ शुरुआत होनी चाहिए। तो क्या होता है कि आप अगर स्मोकिंग बोलोगे तो स्मोकिंग एज पर ऑन द टीथ नथिंग मच, स्टेन कॉज करते हैं और कुछ नहीं करते। दांत येलो होते हैं लेकिन उसके उसके स्टेन रहते हैं, साफ किया सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अदरवाइज स्मोकिंग के कारण जो टिश्यूज पर इफेक्ट होता है या फिर लंग्स पे इफेक्ट होता है, जैसे हम गुटखा खाते हैं, कुछ लोग होते हैं गुटखा तंबाकू वगैरह खाते हैं, इधर रखते दबा के रख देते हैं। आप उनने अगर देखा होगा तो वहाँ पे अर्ली चेंजेस होते हैं, कलर डिस्कलर हो जाता है, मतलब टिश्यू वाइट पड़ जाता है। राइट सर। ये टिश्यू जो वाइट पड़ जाता है, इसको प्री कैंसरस स्टेज बोलते हैं। इसको ल्यूकोप्लेकिया करके नाम दिया जाता है। ये प्री कैंसरस कंडीशन है। ये दिख गई तो भी इंसान ने वही डर के मारे रुक जाना चाहिए। उसके आगे जो होने वाला है, अगर वो वहाँ तक पहुँच गए तो फिर काटने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। और जब वो काटते हैं तब वो पूरा हिस्सा काट देते हैं, उसका रिप्लेसमेंट भी नहीं होता। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि अगर ऐसी कोई चीज़ दिखती है हमें तो रुक जाए। गुटखा, आपने गुटखे का नाम लिया, गुटखा इज़ वेरी कॉमन इन रूरल एरियाज। देयर इज अ कंडीशन कॉल्ड एज OSMF। तो हमारे जो ये फाइबर्स होते हैं गाल के, दीज आर इलास्टिक फाइबर्स। गुटखा तंबाकू खाने के वैसे ही अपनी इलास्टिसिटी लूज करते हैं। अच्छा। मतलब जहाँ मैंने अपना एजुकेशन कंप्लीट किया वहाँ पे गुटखा की जो तादाद थी, गुटखा खाने लोगों की, इतनी ज़्यादा थी कि हमारे पास पेशेंट आते थे जिनका मुंह 1 उंगली तक भी नहीं खुलता था। मतलब मुझे नहीं मालूम वो खाना कैसे खाते थे। एक जवान लड़का आया था हमारे पास, 1 उंगली तक भी मुंह नहीं खुलता, वो आखिर चम्मच से सिर्फ लिक्विड पे जिंदा था। बाप रे। और उसका ट्रीटमेंट ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। सर्जरीज है जहाँ पे आप वो फाइबर्स कट कर सकते हो, बट देन यू नेवर कम टू द नॉर्मल स्टेज ऑफ लाइफ। तो ये तो इस जनरेशन को सचमुच समझना चाहिए
कि हम किस रास्ते पे जा रहे हैं और वो रोक देना चाहिए। सर वो मुंह चम्मच जाने वाली जो बात थी, आइडियली कितने फिंगर्स ऐसे जाने चाहिए? क्योंकि हम कहते थे, दोस्त भी कहते थे कि हमारे 4 फिंगर्स अगर तेरे पूरे बहुत एक साथ में जाए तो प्रॉपर यू आर इन हेल्दी बहुत ही कंडीशन। सही थे आपके दोस्त, अगर उनमें आदतें नहीं है तो अच्छे दोस्त थे आपके, क्योंकि सही में अगर आप पूरा स्ट्रेच करते हो तो 4 फिंगर या तो एटलीस्ट नॉर्मल स्ट्रेचिंग पर 3 फिंगर चले गए, 3 फिंगर माउथ ओपन हो गया, दैट इज अ गुड थिंग, काफी हो, तो हेल्दी है। दैट इज हेल्दी। ओके। और कोई एक्सरसाइज है ऐसी जिसके लिए हम वो, अगर जैसे गुटखा खाने वाले लोग हैं, नहीं ओपन हो रहा है बिकॉज वो मुंह ऐसे ऐसे ही चलते रहता है उनका कंटिन्यूअसली, कोई ऐसी एक्सरसाइज होगी जो घर बैठे करे तो थोड़ा सा जॉ लाइन या फिर वो स्ट्रेच हो जाए और ओपन अप हो जाए, ऐसा कुछ हो सकता है? अगर OSM की शुरुआत हो ही चुकी है तो देन द नेक्स्ट स्टेजेस, अगर अर्ली स्टेज पे हमें रोकना है उससे, तो हमें ध्यान देना है कि हमारे मसल्स नॉर्मल काम करने लगे पहले, हाँ। गालों के मसल्स। तो नॉर्मल जो एक्सरसाइजेज है वो सिंपल एयर की एक्सरसाइजेज है, जस्ट गालों को मुंह बंद करो और 4 साइड में आपको हवा मूव करनी है। दिन में टाइम निकाल के 3 बार 3-3 मिनट इतना कर लीजिए, आपको जरूर कोई ना कोई फर्क दिखाई देगा। इन स्पैन ऑफ 1 मंथ तो Yes. चेंजेस दिखने के लिए स्टार्ट Yes. हो जाएंगे। अगर आपको लगता है कि इससे भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, फिर तो डेफिनेटली डेंटिस्ट किया जाता है, और खुद ही करना है। जैसे अपने कार का जैक होता है, हाँ वैसा एक इंस्ट्रूमेंट मुंह के लिए बनाया गया है हाँ। कि वो लिटरली मुंह में रखा जाता है और वो जैक को घुमाया जाता है ताकि हम उन बच्चों का मुंह ज़्यादा खोल पाए। राइट। ओरल हेल्थ में लोगों ने पर्टिकुलरली, जैसे डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, उन्होंने ओरल हेल्थ के लिए कितना और कैसे प्रिकॉशंस लेने चाहिए? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। डायबिटीज़ का सबसे बड़ा इशू शुगर के साथ है और इंसुलिन के साथ है। डायबिटिक पेशेंट्स में स्पेशली गम्स डिसीज ज़्यादा होते हैं, और अगेन ये गम्स डिसीज होने की वजह से जो केमिकल रिलीज होते हैं वो इंसुलिन पे भारी पड़ जाते हैं, और उसका डिटोरेटिंग इफेक्ट दिखने लगता है बोन पर और गम्स पर। इसलिए उन्हें स्पेशल प्रिकॉशन लेने चाहिए, क्योंकि डायबिटीज पेशेंट में अगर ब्लीडिंग भी हो रही है हाँ। तो भी चिंताजनक है। तो वो गम्स कंडीशन अगर आप साफ रखेंगे, क्लीन रखेंगे, तो उनका लॉन्ग टर्म टेन्योर दांतों का बेटर रहेगा। तो ये जो ब्लीडिंग आपने कहा, ब्रश करते टाइम पे यूजुअली ब्लीडिंग होती है, तो ये डायबिटिक पेशेंट्स में एकदम रेगुलर होती है? रेगुलर नहीं, अगर आप संभाल नहीं रहे हो तो होती है, वरना तो कोई भी अगर जो संभाल नहीं रहा है उनमें दिखती है। बट डिटोरेशन डायबिटीज़ में ज़्यादा होता है। मैं हमेशा कहता हूँ कि डायबिटीज़ इज़ अ साइलेंट किलर। राइट सर। वो आपको पता भी नहीं लगने देगा और आपके बॉडी का हर सिस्टम खराब कर देगा। और वो शुरुआत हमारे मुंह से करता है, पहले मुंह, फिर किडनी, फिर लीवर, वो फैलता जाता है। तो डायबिटीज जैसे जैसे प्रोग्रेस करता है, हम अगर अपने शुगर कंटेंट संभालेंगे नहीं तो ये सारे सिस्टम्स को इफेक्ट करता है। और सर अभी किड्स के लिए एक न्यू बॉर्न बेबी कोई पेरेंट प्लान कर रहे हैं, बेबी पेरेंट्स प्लान कर रहे हैं, बेबी आ गया, डे 1 है, तो वहाँ से लेके उसके 6 मंथ्स तक कैसी केयर पेरेंट्स ने अपने बच्चों के लिए करनी चाहिए? न्यू बॉर्न बेबी है तो नॉर्मली तो 2 ही चीज़ें होती है। ब्रेस्ट फीडिंग होता है इस एज में। तो हम नॉर्मली क्या होता है हमारे इधर कि 90% टाइम तो आइदर बच्चों को सुलाने के लिए दूध पिलाया जाता है, नहीं तो सोते सोते पिलाया जाता है। राइट सर। तो इसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि दोज लास्ट सिप्स, जब आखिरी सोते सोते बच्चा पी रहा है दूध, वो मुंह में रह जाता है। हाँ। और वो एक लेयर बना देते हैं। भले ही वहाँ दांत नहीं है पर बाकी गम्स तो है, मुंह तो है उसका। तो मदर ने इतनी केयर लेनी चाहिए कि नॉर्मल सॉफ्ट क्लॉथ, रुमाल ही सही हमारा, उसको गीला करके एक बार उंगली से घुमा दिया जाए तो वो साफ रहे। उतनी ओरल कैविटी क्लीन कर रखे ताकि बाकी प्रॉब्लम्स ना आए। वरना नॉर्मल फंगल इन्फेक्शन बच्चे को हो सकता है, गम्स में, टंग में। और अगर ये फंगल इन्फेक्शन बच्चे को हुआ तो वो एट द एंड ब्रेस्ट फीडिंग करती मदर को भी होगा। हाँ। तो इसलिए वो संभालना ज़रूरी है कि वो क्लीन रखे। और सर यूजुअली बच्चों के दांत, अभी हमारे साथ में भी ये सिचुएशन हुई है, दोनों बेटों के साथ में ये सिचुएशन हुई है कि दांत धीरे धीरे ऊपर से ब्लैक होने लग जाए और एक टाइम के बाद में पता चला कि उनमें कैविटी आ गई है। तो ये क्यों होता है, क्या इसका बेसिक रीज़न है? मतलब बचपन में जब उनके फर्स्ट दांत आए थे तो वो धीरे धीरे जो वाइट दिखने चाहिए थे वो ब्लैक शेड में थोड़ा सा ये हो गए टर्न। इसमें एक्चुअली नेचर की गलती या फिर और किसी गलती नहीं है, मदर की ही गलती है या फिर पेरेंट्स की गलती है। अगेन मैंने बोला कि हम लोग
बॉटल फीडिंग जो करते हैं या फिर मिल्क हम जो देते हैं या खाने को हम जो देते हैं, ये सब कुछ हम बच्चों में ना टाइमिंग हमारा सही नहीं रहता, हाँ। और हमारे इधर ब्रशिंग लेट शुरू करते हैं हमारे इधर हम ध्यान नहीं देते कि वो दूध कहाँ रुका हुआ है जो पिया है उसने, या फिर जैसे मैंने बोला हमारे इधर पार्ले जी बहुत फेमस है या ग्लूकोज बिस्किट्स बहुत फेमस है बाकी के, तो ये हम क्लीन नहीं करते बाद में। इसमें बिस्किट्स का दोष नहीं है, पर वो अगर क्लीन नहीं रखेंगे तो वो वहाँ रह जाता है, और बच्चों में ये कैविटीज बहुत जल्दी फैलती है। अच्छा। इसको हम लोग नॉर्मली अगर जैसे ब्रेस्ट फीडिंग के वैसे या बॉटल फीडिंग के वैसे हो तो हम लोग उसे नर्सिंग बॉटल केरीज कहते हैं, ओके। जिसमें एक्चुअली दूध के दांत आते आते भी कभी कभी काले ही आते हैं, हाँ। तो उनको वो कहा जाता है। अच्छा। लकीली कुछ नर्सिंग बॉटल केरीज हार्ड होती है, वो ज़्यादा दांतों को इफेक्ट नहीं करती, वो काले दांत आते हैं, खड्डे पड़े हुए आते हैं, बट वो हार्ड होते हैं। तो अगर हार्ड होंगे तो एटलीस्ट इतना अच्छा होता है कि ज़्यादा फैलने नहीं वाले, पर अगर वो सॉफ्ट होंगे तो आगे जाके वो फैलेंगे और अंदर इन्फेक्शन होगा। तो इसलिए हमें सिर्फ इतना ध्यान देना है कि दूध पिलाने के बाद बस बच्चों को रिंस करवा दो, अगर नहीं कर सकता सोया हुआ है तो एटलीस्ट जैसे मैंने बोला क्लॉथ से उतना दूध पोंछ लो, हाँ। या फिर लास्ट सिप आफ्टर द मिल्क पानी पिला दो, अच्छा। उतना काफी हो जाता है। ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जिनका अगर हम ध्यान दे दे तो हमें या फिर बच्चों को तकलीफ ना हो। अवेयरनेस ही नहीं है ना सर, एक्चुअली हमें भी अवेयरनेस नहीं था उस बात का। तो अगर जैसे सर ने कहा कि सच बोलूं तो डेंटिस्ट से शुरू करने से पहले तो मुझे खुद को अवेयरनेस नहीं था, बट देन हमारे देश का ये प्रॉब्लम है, हमारे देश में हम डेंटल चेकअप कभी करवाते ही नहीं। हाँ। हालांकि इंडिया से बाहर 5 साल के बाद हर 6 महीने में डेंटल चेकअप करना कंपलसरी है, नहीं तो आपका हेल्थ इंश्योरेंस को इफेक्ट करता है। और इंडिया में लॉ है ही नहीं, इंडिया में ऐसा कोई लॉ ही नहीं है, तो जल्दी लॉ आना चाहिए सर। इंडिया में तो हेल्थ इंश्योरेंस भी नहीं है डेंटल के लिए। अवेयरनेस ही नहीं है Awareness उस ही चीज का। यस। और न्यूबॉर्न बेबी के लिए ब्रशिंग कब से स्टार्ट करना चाहिए? जिस दिन पहला दांत दिख जाए ना सर, हाँ। उस दिन से इतना संभाल लेना चाहिए कि उसको क्लीन कर दिए, ब्रश से करे कैसे करे बट कर लेना चाहिए। और उनके जो गम्स होते हैं उनको टूथपेस्ट से क्लीन कर सकते हैं? नहीं, मैंने बोला ना कि जैसे गम्स है, सिर्फ अगर दांत आए ही नहीं है तो नॉर्मल पानी से करना बहुत इनफ है, ओके। बहुत इनफ है, क्योंकि हमें सिर्फ वहाँ का जो दूध वगैरह चिपका हुआ है वो निकालना है ताकि कोई फंगल इन्फेक्शन वगैरह ना हो, अदरवाइज इट इज़ वेरी सिंपल। और ये फंगल इन्फेक्शन से फिर फीवर भी हो सकता है? फीवर हो सकता है सर, और ऊपर से जब ऐसे इन्फेक्शन होता है ना वो ट्रांसफरेबल होता है, तो और बच्चा है वो बता भी नहीं पाएगा कि हमें कुछ हुआ है, और हमें अंदर देखने का चांस ही नहीं है कि हम पता कर पाएंगे कि इसे कुछ हुआ है। वो रोता रह जाएगा कि आधे वक्त हम माँ को लगेगा कि इसको भूख लगी इसलिए रो रहा है, और ऊपर से अगर ब्रेस्ट फीडिंग करेंगे तो वो फंगल इन्फेक्शन मदर के ब्रेस्ट पे भी शिफ्ट हो सकता है, अच्छा। इसलिए। अगर किसी बेबी का मिल्क टीथ खराब हो जाए और वो टाइम से पहले ही गिर जाए तो आने वाले परमानेंट जो टीथ होते हैं उसके ऊपर इफेक्ट आता है कुछ? अगर कैविटी बहुत बड़ी हो, इन्फेक्शन ज़्यादा हो, तो डेफिनेटली अगर नीचे से दांत आ रहा है वहाँ तक फैल जाए तो ऐसे रेयर चांसेस है कि इन्फेक्शन वहाँ तक पहुँच जाए और उनका डेवलपमेंट हो रहा है दांतों का नीचे वही सही ना हो। हालांकि एक ये भी है कि जैसे नॉर्मली हम सजेस्ट करते हैं कि अगर कैविटी हो गई है दूध के दांतों में तो हम सजेस्ट करते हैं कि उन्हें फिल कर दिया जाए, या फिर अगर ज़्यादा फैल गई है तो जैसे हम एडल्ट्स में रूट कैनल करते हैं, बच्चों में हम लोग पल्पेक्टोमी या पल्पोटोमी ऐसे प्रोसीजर्स है जो करवाना चाहते हैं तो वो कर लिए जाए। और सर टीदिंग प्रोसेस कब से स्टार्ट होता है? मतलब अगर मैं पेरेंट हूँ तो मैंने कब से आइडेंटिफाई करना चाहिए कि टीदिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा और मेरे बेबी को डिस्कम्फर्ट भी होने वाला है, तो ये डिस्कम्फर्ट कैसे कम कर सकते हैं? नॉर्मल टीदिंग प्रोसेस जो है अप्रॉक्सीमेटली 4 to 6 मंथ्स के बाद शुरू हो जाता है और लगभग 24 महीने तक ये चलता रहता है, 24 मंथ्स तक? हाँ, मतलब किसी का दांत अब आगे पीछे करके एक एक आने लगते हैं। हाँ। अब बच्चे उस टीदिंग प्रोसेस में पेन होता है इसलिए क्रैंकी हो जाते हैं, तो नॉर्मली टीदर्स होते हैं, दैट शुड सॉल्व द प्रॉब्लम, क्योंकि बेसिकली गम्स को सिर्फ हमें यह है कि गम्स अगर ज़्यादा थिक है तो दांत उसको क्रॉस करके बैरियर क्रॉस करके इरप्ट नहीं हो पाता और उसको गम्स को दांत चुभता है इसलिए वो पेन होता है। हाँ। तो अगर हम टीदर्स देंगे, टीदर्स या फिर जैसे अगर एडल्ट हो, बच्चा बड़ा हो गया है तो जिसे हम बोलते हैं, बच्चे पहले पेरेंट्स बोलते थे गाजर खाओ, ककड़ी खाओ, तो ये गाजर ककड़ी टीदर का ही काम कर रहे हैं, तो वो दबाते जो है गम्स को सॉफ्ट कर देते ताकि वो दांत को आने में आसानी रहे। हाँ।
तो नीदर के हेल्प से या फिर सही खाने से वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। अगर ज़रूरत पड़ी तो आप बच्चों में दे आर वेरी यंग, आप नॉर्मल पेन किलर्स आइबुजेसिक वगैरह दे सकते हैं ना। यस। कई बार देखा जाता है कि बच्चों को पैसिफायर या फिर थम्स अप करने की हैबिट होती है, तो उसकी वजह से उनके फ्रंट के जो दांत है वो आगे आने का चांस होता है। ये एक्चुअली बहुत ही नेग्लेक्टेड बट बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। बच्चों में हैबिट जो देखी जाती है नॉर्मली होती है थंब सकिंग, फिंगर सकिंग, टंग बाहर लाना, हाँ ये सब नॉर्मल दिखती है। और हैबिट्स का प्रॉब्लम ये है कि अगर हैबिट होगी और वो वक्त पे नहीं छुड़ाई गई तो दैट इफेक्ट्स द ग्रोथ पैटर्न ऑफ द फेस कम्प्लीटली। मतलब आपने सुना कि दांत आगे आते हैं, गैप्स होते हैं, बट अगर थंब कंटिन्यूअसली सक करता रहा बच्चा तो जो पैलेट होता है हमारा उसका शेप चेंज हो जाता है। मतलब अपर बोन जिसको हम मैक्सिला बोलते हैं, तो ये प्री मैक्सिलर रीजन है, ये आगे आ जाता है पूरा। और ये अगर आगे आ गया तो उसके लिए फिर ट्रीटमेंट मुश्किल हो जाती है। तो जो भी हैबिट दिखे हमें, नॉर्मली बच्चे नींद में ज़्यादा करते हैं, हाँ। तो उसे बच्चों को ये हैबिट से दूर करना बहुत ज़रूरी है ताकि ये प्रॉब्लम हम बाकी फेस ना करें बाद में। वो हम देखते हैं ना कि बच्चा थंब को लेके सोया हुआ है और पेरेंट्स या फिर एल्डरली बोलते हैं कि अरे वो बच्चे के मुंह से उसके थंब को बाहर निकालो, लेकिन मम्मी कहती है नहीं नहीं वो सोया है, उड़ जाएगा। हाँ, तो इसको कैसे उसकी हैबिट को तोड़ सकते हैं? नॉर्मली लिक्विड्स आते हैं जो कि कड़वे होते हैं टेस्ट में, या फिर जैसे हमारे घर पर ग्रैंड मदर्स हमारे बताते थे कि उंगली पर नमक लगा दो, मिर्च लगा दो। बट ये कुछ चीज़ें ज़रूरी है। भले ही आज हमारे बच्चे को तकलीफ है, मेरी खुद की बेटी को थंब सकिंग हैबिट थी, मैंने एक ही दिन उसे वो कड़वी दवाई दी, वो कड़वी दवाई उसी दिन मैंने भी टेस्ट की, उसने अगले 3 बार 2 घंटे में उल्टियाँ की, अरे वाह। बट उसके बाद उसने कभी थंब मुंह में नहीं डाला। नीम का ऑयल वो भी यूज कर, वो भी कड़वा ऑयल भी यूज होता करता है, एनीथिंग विच इज है, edible। एडिबल एंड कड़वा हो, हाँ, वो बेसिकली प्लेजेंट टेस्ट नहीं होना चाहिए। हाँ, नहीं तो वो और फिर हैबिट हाँ। पड़ जाएगी। एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है सर, अर्ली चाइल्डहुड कैरीज का, ECC का। ये कितना सीरियस प्रॉब्लम है? नॉर्मली ECC में क्या होता है, अर्ली चाइल्डहुड कैरीज या फिर जैसे नर्सिंग बॉटल कैरीज हम डिस्कस कर रहे थे, ये सारे बहन भाई है, ये सारे जो कैविटीज हो रही है बहन भाई है। एक बार हो गए अर्ली चाइल्डहुड में तो बच्चों को खाने में तकलीफ आती है, बिकॉज खाते वक्त फिर उन्हें दर्द होने लगता है, बिकॉज ये कैविटीज फैलती बहुत जल्दी है। और बच्चों में जो अपर लेयर ऑफ टूथ है इनेमल, वो ज़रा थिक नहीं होता, तो अगर वो फैल गई तो पेन जल्दी शुरू होने वाला है, पेन हुआ और डीप गई तो इन्फेक्शन जल्दी होने वाला है। तो अगर इन्फेक्शन बढ़ता रहा ऐसे ही तो फिर उन दांतों को बचाना मुश्किल हो जाता है। सर बैड ब्रेथ बहुत बड़ा इशू है। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो बैड ब्रेथ का शिकार है, पास में जाएंगे उनके तो ऐसा लगता है कि कब यहाँ से भागूं। उन्होंने स्पेसिफिकली क्या करना चाहिए, क्यों होता है और क्या करना चाहिए? बैड ब्रेथ क्यों होता है ये जानना सबसे ज़रूरी है। नॉर्मली हमें लगता है कि दांत साफ नहीं है इसलिए बैड ब्रेथ है, तो इसके अलग अलग कारण हैं, सिर्फ दांत ही नहीं बट अलग सिस्टमिक चीज़ें भी। तो शुरुआत करते हैं दांतों से। दांत साफ नहीं है, पायरिया हो चुका है, गम डिसीज हो चुकी है, उसके वजह से बैड ब्रेथ आता है। टंग क्लीन नहीं है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उसकी वजह से बैड ब्रेथ आता है। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम सही नहीं है, आपको एसिडिटी है, डकार जो आते हैं, उसकी वजह से बैड ब्रेथ आता है। और लास्ट लंग्स, हमारे जो हमारी हैबिट होती है, आदतें होती है, अगर हमारे लंग्स में भी इन्फेक्शन हुआ तो उसकी वजह से बैड ब्रेथ आती है। ओके। तो बैड ब्रेथ, और एक तो बैड ब्रेथ ऐसी चीज़ है कि हमें खुद को तो आने नहीं वाली, सामने वाले को आने वाली है। हाँ, एक्चुअली आइडेंटिफाई होता ही नहीं है। आइडेंटिफाई होता नहीं है, तो अगर आइडेंटिफाई करना भी है तो एक ही रास्ता है कि आप खुद अपनी सांस जस्ट फूको और खुद देख लो कि बैड ब्रेथ है। बट बैड ब्रेथ रोकने के लिए जो का ये है, तो सबसे इम्पोर्टेंट है दांत क्लीन रखो, टंग क्लीन रखो। अगर आपको कोई सिस्टमिक डिसऑर्डर है, अगर जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई तकलीफ है तो उसे सॉल्व की जाए, एसिडिटी उसे सॉल्व किया जाए, तो बैड ब्रेथ खुद ब खुद रुक जाती है। क्या होम रेमेडी से बैड ब्रेथ को रोका जा सकता है? नॉर्मल सॉल्ट वाटर गार्गल और नॉर्मल ब्रशिंग, वार्म सलाइन वाटर बोलते हैं हम लोग, उससे गार्गल किया, टंग क्लीन रखी, तो भी बैड ब्रेथ चली जाती है। या तो फिर जैसे हम लोग माउथ वॉश यूज करते हैं, रात को माउथ वॉश यूज करने से भी बैड ब्रेथ जा सकती है।
नॉर्मल हर्बल प्रोडक्ट्स जो है हमारे, जैसे हम बोलते हैं ना पुदीना, अगर आप देखते होंगे तो पहले पुदीना या पान ये चीज़ें दी जाती थी। अब क्या हो गया है कि पान लोग एज अ डाइजेशन के लिए अच्छा होता था इसलिए पहले खाते थे। अब लोगों की आदत बन चुकी है पान खाने की, इसलिए खाते रहते हैं। बट पहले लोग डाइजेशन अच्छा हो इसलिए पान खाते थे। तो ये जो पान वगैरह खाते थे लोग, ये अपनी डाइजेशन सिस्टम अच्छे रखने के लिए हाँ, खाते थे, actually। ताकि पचन जो बोलते हैं हम लोग वो अच्छा हो, और वो अगर अच्छा होगा तो सब अच्छा होगा। क्लोव्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यस, क्लोव अच्छी चीज़ है जिसके लिए हम लोग बैड ब्रेथ से होता है। पुदीना, हाँ अगर आप ने देखा होगा कि पुराने जैसे होटल्स में भी वगैरह कि वो लोग एंड में पुदीना देते थे हाँ हाँ माउथ फ्रेशनर करके। तो पुदीना इज वेरी गुड थिंग, इट हेल्प्स इन बोथ द थिंग्स। एक तो कि ब्रेथ कंट्रोल में लाता है, बैड ब्रेथ पर इफेक्ट करता है, और डाइजेशन के लिए भी हेल्प करता है। तो डिनर या लंच के बाद में 3-4 पत्ती। यस, तुलसी है, पुदीना है, हाँ ये बहुत ही अच्छी होम रेमेडीज है जो हमें काम करती है। ओके। अगर आपको होम रेमेडीज में और चाहिए तो 3% पेरोक्साइड जो होता है, अगर हम वो पानी के साथ मिला के उससे क्लीन करें तो भी काम करते हैं। ओके। जो गम्स है या फिर टीथ है वो क्लीन हो जाते हैं। हाइड्रोजन पेरोक्साइड हम यूज करते हैं, रेगुलर मेडिकल में मिल जाएगा। रेगुलर मेडिकल में मिल जाता है 3%। उसको सेम क्वांटिटी पानी के साथ मिक्स करना है हाँ। और उससे दांत साफ करना और आसान रहता है। और सर साइनस इन्फेक्शन अगर होगा तो उसकी वजह से ओरल हेल्थ पे, बैड ब्रेथ पे इम्पैक्ट आता है उसकी वजह से कुछ? मेजरली तो नहीं साइनस इन्फेक्शन से, बट क्या होता है कि साइनस इन्फेक्शन की वजह से माउथ ब्रीदिंग ज़्यादा शुरू हो जाती है, हाँ। और वो माउथ ब्रीदिंग की वजह से वो इफेक्ट आता है। सो इट इज इंटर रिलेटेड बट नॉट डायरेक्टली रिलेटेड। तो माउथ ब्रीदिंग जब इंसान करता है ना तो ड्राइनेस आता है। अब ये जो ड्राइनेस आता है, तो ड्राइनेस की वजह से सलाइवा हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ। सलाइवा इज हैज अ ग्रेट पोटेंशियल ऑफ सेल्फ क्लिनजिंग थिंग्स, तो सब साफ रखता है। बट अगर ये ड्राइनेस आ जाता है तो फिर हैलिटोसिस शुरू होता है। हम अगर जब बोलते हैं सुबह सुबह उठते हैं हम लोग, तो सुबह सुबह उठ के हम बोलते हैं ना कि बात आ रहा है आपके मुंह से, दूर रहो, हाँ, हाँ, पहले हाँ। ब्रश करके आओ। तो ये सुबह सुबह ही क्यों होता है? क्योंकि पूरी रात हमारा मुंह शांत सोया हुआ था। पूरा दिन हम लोग बातें करते रहते हैं, खाते रहते हैं, पीते रहते हैं, पानी पीते हैं, कुछ खाते हैं, तो हमारा मुंह चल रहा है, हमारा सलाइवा घूम रहा है। बट रात को पूरे नींद में पूरे वक्त हमारा सलाइवा शांत बैठा हुआ था। तो सलाइवा इज नॉट क्रिएटिंग एनीथिंग, इसलिए वो बैड ब्रेथ ज्यादा आती है। इसके लिए सुबह उठने के बाद में सबसे पहले कहा जाता है ब्रशिंग करो। फ्लोराइड वाली टूथपेस्ट है, वो यूज़ करने से भी बैड ब्रेथ का जो प्रॉब्लम है उसे प्रिवेंट किया जा सकता है। फ्लोराइड वाली टूथपेस्ट बैड ब्रेथ के लिए कम, बट कैविटीज के काम ज़्यादा आती है। फ्लोराइड जो है ना कैविटीज को कम कर देता है, एंड इनफैक्ट इट फैसिलिटेट्स रिमिनरलाइजेशन ऑफ टूथ स्ट्रक्चर। बट अगेन फ्लोराइड वाली टूथपेस्ट या तो फ्लोराइड हम जहाँ यूज़ करते हैं वो हमें ये भी देखना पड़ता है कि किस रीजन में आप रहते हैं। जैसे हमारे, अगर आपने देखा होगा राजस्थान या फिर कुछ एरियाज ऑफ मध्य प्रदेश के लोग जो होते हैं उनके दांतों पर पीले पीले दाग होते हैं, हाँ हाँ दोज आर फ्लोरोसिस स्टेन्स। तो उनके पानी में ही फ्लोराइड ज़्यादा है, एग्जिस्ट। तो उनके लिए तो और फ्लोराइड ज़्यादा अच्छा नहीं रहता। बट हमारे इधर फ्लोराइड वाला टूथपेस्ट ज़रूर देना चाहिए, स्पेशली बच्चों को। बच्चों की टूथपेस्ट जो होती है ना, हाँ। वो स्पेशली दैट इज़ हाई कंटेंट इन फ्लोराइड। हाँ डेंटल में जब हमारे पास बच्चे आते हैं तो हम नॉर्मली भी पेरेंट्स को बोलते हैं कि आप फ्लोराइड एप्लीकेशन कर लीजिए, क्योंकि फ्लोराइड एप्लीकेशन, जैसे अभी हम बच्चों पर आ गए तो बच्चों के टॉपिक पर मैं बोलता हूँ कि अगर बच्चों पे हम लोग आए हैं, बच्चों का जब हम चेकअप करते हैं प्रिवेंटिव के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, तो बच्चों की कैविटी प्रिवेंशन के लिए फर्स्ट तो उनको ब्रशिंग टेक्निक सिखाना। हाँ दूसरा, दांतों में ग्रूव्स होते हैं, हाँ उसके लिए उनको पिट एंड फिशर्स बोलते हैं। हाँ। अगर पिट एंड फिशर डीप होंगे तो उधर खाना फंस के कैविटीज हो सकती है, राइट। तो पिट एंड फिशर सीलेंट्स हो गए, और फ्लोराइड एप्लीकेशन, ये 3 चीजें कर दी जाए तो बच्चे की दांतों की हेल्थ हमेशा अच्छी रहेगी। और यूजुअली अगर वो फ्लोराइड की ट्रीटमेंट अगर आपके पास में करनी है तो क्या कॉस्ट होता है उसका? इट इज वेरी चीप, इट इज नॉट इवन 800 to 1000 रुपीज इन अ वेरी गुड प्राइवेट सेटअप। ओके, ओके। बहुत ही चीप है। तो मिथ है, लोग कहते हैं कि बहुत ज्यादा ट्रीटमेंट के लिए कॉस्ट लगेगा फ्लोराइड का। मतलब वही ना, और टीथ वाइटनिंग वाला ट्रीटमेंट नहीं, टीथ वाइटनिंग के लिए जो हम बोलते हैं दैट इज ब्लीचिंग। ब्लीचिंग एक अलग चीज है। फ्लोराइड एप्लीकेशन में सिंपल फ्लोराइड होता है लिक्विड, जिसको ट्रे में रख के थोड़ी देर मुंह में रखा जाता है या फिर ब्रश से अप्लाई किया जाता है, एंड वो फ्लोराइड एक लेयर बना देता है ताकि कैविटीज ना हो। और ये कितने टाइम तक उसका इम्पैक्ट होता है?
6-8 महीने तक, फिर यू कैन डू इट इन अगेन आफ्टरवर्ड्स। सो स्पेंडिंग 800 रुपीज फॉर योर किड ऑन हिज डेंटल हेल्थ बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है ये। सर लोगों को हमेशा लगता है कि स्पेशली बच्चों में ना लोग बोलते हैं कि दूध का दांत है, कैविटी हो गई है, डेंटिस्ट फालतू बोल रहा है कि फिलिंग करवाओ, उससे ज्यादा दांत गिरने ही वाला है। हाँ, गिरने ही वाला है। बट अगर पहले ही हम लोग छोटी सी ट्रीटमेंट फ्लोराइड एब्लेशन कर दी तो ये वक्त ना आता। अब दांत की जब ट्रीटमेंट फिर बड़ी हो जाती है तब फिर उसका कॉस्टिंग बढ़ता जाता है, और उसको बच्चे को पेन भी बहुत ज्यादा होता है बच्चे को उसके। पेन भी बहुत ज्यादा सो बेसिकली पेरेंट्स का इग्नोरेंस है जो बच्चे को बाद में सफ़र करना पड़ता है। तो सर कमिंग बैक टू अगेन द सेम पॉइंट, कौन से ऐसे बेस्ट प्रोडक्ट्स है मार्केट में अवेलेबल और होम रेमेडी में जो इंसान इजीली घर पर यूज़ कर सकता है बैड ब्रेथ रिमूव करने के लिए? घर पे यूज करने के लिए तो जैसे मैंने बोला कि एक सिंपल सोल्यूशन है कि आप सॉल्ट वाटर गार्गल कर लीजिए, टंग क्लीन रख लीजिए, इनसे बाहर चला जाएगा। राइट। नीम जो है हमारी या फिर तुलसी जो है हमारी, इनका सेवन कीजिए तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक रहेगा, उसके भी ठीक हो जाएगा। और नहीं तो आपको माउथ वॉश यूज करना है तो माउथ वॉश इज अ वेरी गुड अल्टरनेटिव। आप रोज रात को सोने से पहले माउथ वॉश यूज कीजिए, क्योंकि जैसे मैंने बोला रात को सलाइवा कुछ काम नहीं कर रहा है, तो आपका माउथ वॉश एक लेयर बना के माउथ वॉश सब संभाल लेगा और आपकी बैड ब्रेथ को कंट्रोल में रखेगा। माउथ वॉश में कौन सा अच्छा रहता है, जो अल्कोहल वाला रहता है कि नॉन अल्कोहलिक? नॉन अल्कोहलिक हमें हमेशा केयर लेनी चाहिए कि वो अल्कोहल जिसमें है वो हम लॉकडाउन यूज नहीं कर सकते, उसके अलग इफेक्ट्स आते हैं। तो नॉन अल्कोहलिक माउथ वॉशेज आर बेटर फॉर यूज। हालांकि मैं ये भी हमेशा बोलता हूँ मेरे पेशेंट्स को कि कोई भी प्रोडक्ट ज़्यादा यूज ही मत करो। 15 दिन यूज किया, 20 दिन यूज किया, महीना यूज किया, चेंज द प्रोडक्ट। हजारों प्रोडक्ट यूज है हमारे मार्केट में, चेंज द प्रोडक्ट। हर प्रोडक्ट के अंदर कुछ ना कुछ तो ऐसा मिलेगा जो लॉन्ग टर्म यूज नहीं करना चाहिए। कंपनीज कुछ ना कुछ ऐसे डाल के रखती है, तो हम चेंज जब करते रहते हैं तो इट इज ऑलवेज बेटर। और आप अकस्टम भी नहीं हो जाते हो ना उन प्रोडक्ट की नहीं तरफ, होते, कभी आदत नहीं भी हो जाती है। यस, आदत नहीं पड़ती हमें इन चीज़ों की। जैसे सेंसिटिव टीथ होते हैं, उनको हैबिट होती है कि सेंसिटिविटी वाली टूथपेस्ट यूज करना है। अगर कहीं बाहर गए तो दूसरी टूथपेस्ट नहीं चलेगी, मुझे मेरे दांत बहुत सेंसिटिव है मुझे तो वही मुझे वही चाहिए, तो वो हैबिट नहीं होनी चाहिए। सेंसिटिविटी का इशू बहुत बड़ा है लोगों में। जब सेंसिटिव होती है, जैसे अगर नॉर्मल छोटी मोटी सेंसिटिव एक आध बार हो रही है तो इट इज फाइन, दैट इज अ नॉर्मल रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी, नॉर्मल ऑफ द टीथ। बट अगर आपके दांत घिस चुके हैं या इम्प्रॉपर ब्रशिंग की वजह से, जैसे मैंने बोला, एब्रेजन हो गया है या फिर अपर लेयर ऑफ टूथ इनेमल घिस गया है पूरा, उसकी वजह से अगर सेंसिटिव हो रही है तो देन जो डिसेंसिटाइजर्स यूज कर सकते हैं जो कि डेंटिस्ट के पास अवेलेबल होते हैं। या तो फिर अगर आप टूथपेस्ट बोलेंगे तो मैं नॉर्मली जो है ना, मैं अपने पेशेंट्स को नॉर्मली ट्रेड नेम नहीं लेने चाहिए, बट बताने के लिए आपके जानकारी के लिए, मैं नॉर्मली एक्लेम करके टूथपेस्ट है या फिर थर्मोसील करके टूथपेस्ट है, वो यूज करने बोलता हूँ। सेंसोडाइन खुद एक जो रैपिड रिलीफ है, वो एक अच्छा प्रोडक्ट है जिसको मैं नॉर्मली पेशेंट को बोलता हूँ कि आप डायरेक्टली ब्रश मत कीजिए, उसको लगा के 5 मिनट रखिए और फिर उसको वॉश कर दीजिए ताकि सेंसिटिविटी कम हो। नॉर्मली क्या होता है कि इनेमल के अंदर का जो लेयर है वो डेंटिन है। इनेमल इज वेरी हार्ड बट डेंटिन इज सॉफ्ट। डेंटिन हैज ट्यूब्यूल्स, उसमें ना पाइप्स होते हैं जिसके थ्रू एक्चुअली ये लिक्विड्स परकोलेट होते हैं और सेंसिटिव होती है। तो ये सारे जो टूथपेस्ट है वो ब्लॉक कर देते हैं। अच्छा, किसी इंसान को कैसे समझना चाहिए कि उसके दांत सेंसिटिव है या फिर ये टेम्पररी थोड़ा बहुत इशू है? नहीं, जिस इंसान को सेंसिटिव होगी ना उसको कंटिन्यूस रहेगी, फिर कंटिन्यू रहेगी। कुछ भी ठंडा खाएगा, कुछ भी करेगा, आइसक्रीम खाएगा तो भी होगी। जो टेम्पररी वाली होती है ना, वो कभी महीने में एक दिन में एक ठंडा पानी बहुत ही आइस ले लिया तो, बट जिनको होती है फिर वो कंटिन्यूस रहती है। और ये कंटिन्यूस सेंसिटिविटी डेडली हो सकती है? तकलीफ बहुत देती है सर, क्योंकि उसका ट्रीटमेंट कुछ होता नहीं फिर अगर आपने उस वक्त पे नहीं किया तो, और आगे जाके ट्रीटमेंट करने जाओगे तो फिर बहुत बड़ा ट्रीटमेंट है कि सब दांतों का रूट कैनल करना पड़ेगा। रूट कैनल सब दांतों का करना पड़ेगा। अब सर रूट कैनल स्पेसिफिकली क्या ट्रीटमेंट होता है और कैसे प्रोसेस उसकी होती है और क्यों करना पड़ता है? सर जैसे नॉर्मली हमारे पास पेशेंट आते हैं, डॉक्टर साहब दांत में दर्द हो रहा है। अब दांत में दर्द क्यों हो रहा है? क्योंकि सड़न लग गई है। जैसे मैंने बताया कि इनेमल अपर लेयर है जो हार्ड है,
इनेमल से गुजर के सड़न नीचे डेंटिन में, और डेंटिन से क्रॉस करके वो अंदर पल्प है। दांत हमारा कोकोनट की तरह है। कोकोनट हाँ कोकोनट का सबसे बाहर का एरिया जो है वो हार्ड है बहुत, राइट। अंदर का जो है खोबरा जबरमेंटो वो सॉफ्ट है, और Soft अंदर पानी है। जो ये पानी है वो पल्प है। वहां तक अगर हमारा इन्फेक्शन पहुंच जाता है तो पेन स्टार्ट होता है। रूट कैनल में क्या करते हैं कि जो इफेक्टेड पार्ट है दांत का वो निकाल के पल्प जो हमारा ब्लड सप्लाई नर्व सप्लाई है वो यहाँ पे, हाँ वो पल्प को निकाल देते हैं, उसको दांत को डेड कर देते हैं, और वहां पे नकली नस भरी जाती है। नकली नस भर के दांत डेड हो गया, उसके ऊपर फिलिंग कर दी जाती है, ताकि अब दांत डेड है, अपना काम दांत करेगा, बट दांत में फिर दर्द नहीं होगा। इन्फेक्शन जो हमने निकाला है उसके ऊपर नस भर दी है नहीं, तो कोई प्रॉब्लम अब आएगा नहीं। ये सारा रूट कैनल प्रोसीजर होता है। ये सिंगल सेटिंग या फिर कभी मल्टीपल सेटिंग्स दोनों में किया जाता है, डिपेंडिंग ऑन द रूट कंडीशन। तो कोई ऐसा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स आई है अभी? बिकॉज मैं देखा करता था पहले के ज़माने में 8-8 10-10 सेटिंग्स करनी पड़ती थी एक रूट कैनल ट्रीटमेंट दांत का करने के लिए। तो कोई ऐसी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स है कि अभी वो फास्ट होता है? बहुत सर, पहले के ज़माने में नस निकालने के लिए जो फाइल्स यूज होती है, समझिए छोटा सा तार यूज होता है। एक लेमैन टर्म के लिए बता रहा हूँ मैं आपको, एक छोटा सा तार यूज होता है। वो बारीक से तार आते थे, हमें ढूंढना पड़ता था, और हम करते रहते थे कि हो जाएगा भाई। अभी जो है ये जो तार हम बोल रहे हैं फाइल्स जो है, इनमें कई एडवांसमेंट है। इसमें मटेरियल एडवांसमेंट आने की वजह से फ्लेक्सिबल फाइल्स आ गई है जो हमें बेटर हेल्प करती है। इसके आगे जाके माइक्रोस्कोप्स आ गए हैं हाँ। कि दांत को इतना बड़ा दिखा दे कि हमें वो ढूंढने में आसानी रहे। तो ये एडवांसमेंट की वजह से उनको ढूंढना, उनको क्लीन करना, और जो मटेरियल एडवांसमेंट्स हुई है तो इन्फेक्शन को दूर करना वो आसान हो गया है। इसलिए मैंने बोला कि अभी तो रूट कैनाल एक सेटिंग में भी हो सकता है अगर इन्फेक्शन ज़्यादा नहीं है तो। हाँ एक सेटिंग में रूट कैनाल पूरा कंप्लीट करके काम खत्म हो सकता है। और क्या हर दांत रूट कैनल का ही इंडिकेशन देता है अगर कैविटी आ गई है तो? डेंटिस्ट्री में लो या किसी मेडिकल फील्ड में लो या फिर कहीं भी, मैंने बोला ना, वक्त पे आप काम कर लोगे तो कुछ नहीं होगा। हाँ वक्त छोड़ दोगे तो फिर भुगतान तो देना पड़ेगा। स्टिच इन टाइम सेव्स 9। राइट। अगर आप रेगुलर चेकअप रखोगे, दांत साफ रखोगे, छोटी कैविटी हुई, सिर्फ इनेमल तक है, छोटी फिलिंग कर ली, फिलिंग करने से या फिर जैसे बच्चों में मैंने बताया पिट एंड फिशर सीलेंट्स जो थे वो कर लिए, तो कैविटी आगे बढ़ेगी ही नहीं। हाँ बट एक बार कैविटी बढ़ गई आगे, आपने उस वक्त सोचा कि नहीं डॉक्टर फिलिंग बोल रहा है, कोई जरूरत नहीं फिलिंग करने की, क्या होता है। वो फिलिंग नहीं करोगे और फिर दर्द होगा तब वापस आओगे, तब वो अंदर ही अंदर वो कैविटी बड़ी हो चुकी है और वो रूट कैनल की तरफ जा चुकी है। एक बार वो रूट कैनल की तरफ चली गई, पेन हो गया, तो फिर उसको रूट कैनल से रोक कोई नहीं सकता, फिर तो रूट कैनल करना ही पड़ेगा। इसलिए सही वक्त पे अगर आप चेकअप करवाते हैं, दांत क्लीन रखते हैं, कैविटी हो भी गई छोटी सी तो उसी को उसी वक्त सडन हटा देते हैं, तो इट इज ऑलवेज बेटर। पैसे भी बर्बाद नहीं होंगे, आपको खुद को भी दुख नहीं होगा कि अरे डॉक्टर ने रूट कैनल करने बोला। हाँ अगर किसी पेशेंट को रूट कैनल के लिए रेकमेंड किया जाए और उसने उस चीज को डिले हाँ तो क्या उसको चीज को सामना करना पड़ सकता है? क्या कॉन्सिक्वेंसेस वो फेस करेगा? कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में बता दूं आपको मैं। कुछ सालों पहले की बात थी, मतलब आपको एक एक्सट्रीम केस बता रहा हूँ मैं। कुछ सालों पहले की बात थी, मेरे एक पेशेंट में नीचे के तीनों दाढ़ में इन्फेक्शन था। तीनों दांत को मैंने रूट कैनल बोले थे, वो आया ही नहीं। ओके। और चौथे दिन वो मेरे सामने आया, पूरा का पूरा गला स्वेलिंग था, पूरा का पूरा गला, उसको हम लोग स्पेस इन्फेक्शन ऐसे बोलते हैं। तो जो पूरा गला स्वेलिंग था, इट इज अ डेडली कंडीशन। इसमें इंसान मर सकता है, क्योंकि इन्फेक्शन की वजह से नहीं, बट जो इन्फेक्शन और पस जमा होते जा रहा है, जो स्वेलिंग आते जा रहा है, वो आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को कंप्रेस करने वाला है। हाँ राइट। या फिर आपके टंग को पुश करने वाला है, जिसकी वजह से बाकी फंक्शंस ठीक से नहीं होने वाले, एंड ऊपर से ये इन्फेक्शन है। तो इसलिए उसमें वक्त पे होना बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर पेन, स्वेलिंग, ये सब चीजें तो होंगी कभी ना कभी। क्या ये मिथ है, क्या सच है कि रूट कैनल ट्रीटमेंट डॉक्टर ने रेकमेंड किया मतलब डॉक्टर पैसे लूटने वाला है? सर अगर ऐसा होता तो सारे डॉक्टर, डेंटिस्ट, सब लोग सिर्फ रूट कैनल लिखते चले जाते और सब लोग कर भी लेते, बट ऐसा नहीं है। हमारे पास भी
अगर पेशेंट आता है तो हर कोई चाहता है कि सही ट्रीटमेंट दे, वरना लोग खुद ही हमारे पास आना छोड़ देंगे। हाँ अगर हम हर किसी को रूट कैनाल बोलने लग गए, अगर पेन नहीं हो रहा है तो पेशेंट क्यों करवाएगा? फिलिंग से जहाँ काम हो सकता है हम ज़रूर फिलिंग ही बोलते हैं। ये तो मैं अपने पूरे डेंटल फैटर्निटी के हिसाब से बोल सकता हूँ कि वी टेक केयर कि अगर फिलिंग हो तो छोटे में काम खत्म हो जाए, इसलिए हम फिलिंग बोलते हैं। बट पेशेंट ही फिलिंग निगलेक्ट करते हैं और फिर वो रूट कैनाल तक पहुंच जाता है। सर, लेजर डेंटिस्ट्री और माइक्रोस्कोपिक जो ट्रीटमेंट्स होती है वो कितनी इफेक्टिव होती है और उसमें क्या एडवांसमेंट्स अभी आई है? माइक्रोस्कोपिक डेंटिस्ट्री जो है हम्म। वो हम लोग नॉर्मली यूज़ करते हैं रूट कैनाल ट्रीटमेंट में। अब क्या होता था कि रूट कैनाल के जो जैसे कैनाल्स होते हैं, हाँ दांत में कैनाल्स होते हैं जहाँ पे नस होती है। अब पहले लगता था कि सामने के दांतों में एक कैनाल है, बाजू में 2 कैनाल है, पीछे की दाढ़ों में 3 कैनाल है। अब जैसे जैसे एडवांसमेंट हो रही है हमें 4 और 6 कैनाल दिखने लग गए हैं। हाँ अब ये इतनी छोटी छोटी चीज़ें दिखती नहीं है नॉर्मली और ढूंढना मुश्किल हो जाता है। माइक्रोस्कोपिक डेंटिस्ट्री की वजह से इनका विजुअल एस्पेक्ट बहुत क्लियर हो गया है। तो जितना देखना हमारे लिए आसान हो गया है, ट्रीटमेंट करना उतना आसान हो गया है। तो इसलिए माइक्रोस्कोपिक डेंटिस्ट्री स्पेशली रूट कैनाल्स में बहुत ही फायदेमंद है। उतना ही पेशेंट को आफ्टर ट्रीटमेंट भी तकलीफ कम होती है, क्योंकि हम कैनाल और इन्फेक्शन अच्छे से निकाल सकते हैं। हमें दिखता है कि कैनाल क्लीन हो गया है, कैनाल क्लियर हो गया है। इसका सक्सेस रेट कितना होगा सर? सर 100% सर। 100% है? यस सर। ऐसा एक बार कैनाल पूरा क्लीन होने के बाद बहुत ही रेयर चांसेस है कि वापस कोई इन्फेक्शन हो या फिर वापस कोई तकलीफ आए। अब कभी भी डॉक्टर के पास जाओ रूट कैनल ट्रीटमेंट करने के लिए तो माइंड में यही आता है कि बहुत एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट होगा। आपके यहाँ पे एक टूथ के लिए अगर रूट कैनल ट्रीटमेंट प्रॉपर करना है तो अप्रोक्सीमेटली क्या एक्सपेंस हो सकता है? सर पहले तो एक्सपेंस कितना होता है ये बहुत वेरी करता है। आप किस डेंटिस्ट के पास जा रहे हो, किस एरिया में है, कितना एक्सपीरियंस्ड है, कितने सालों से प्रैक्टिस कर रहा है। बट फिर भी अगर मैं अपना पर्सनली बोलूँ तो मेरे यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली एक 5,000 खर्चा आता है रूट कैनल करने का, और उसके बाद वो कैप लगानी पड़ती है, उसका अलग खर्चा आता है। क्राउन जो है हम लोग के उसका। एक बार रूट कैनल करने के बाद में वो परमानेंट सोल्यूशन होता है या फिर मेंटेनेंस इसमें आता है फ्यूचर में? 99% तो इट इज़ अ परमानेंट सोल्यूशन। 1% चांसेस होते हैं कि रूट कैनल दांत री इन्फेक्ट हो गया तो, बट दैट इज़ अ वेरी रेयर थिंग। एक बार रूट कैनल हो गया तो मोस्टली कोई प्रॉब्लम नहीं आता, जब तक कि ऐसा ना हो कि मसूड़ों में कुछ हो जाए। बट अदरवाइज रूट कैनल के दांत में दर्द होना या फिर सेंसिटिविटी होना ऐसा कुछ नहीं होता। अगर होता है तो फिर ट्रीटमेंट बराबर हुई नहीं है इसलिए होगा, बट अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। और सर, क्या इंश्योरेंस पॉलिसीज में डेंटल ट्रीटमेंट, रूट कैनल ट्रीटमेंट कवर होता है? नहीं सर, अभी तक नहीं। अनलकीली इंडिया में मोस्ट ऑफ द इंश्योरेंस कंपनीज डेंटल को कंसिडर तब तक नहीं करती जब तक एक्सीडेंट वगैरह ना हुआ हो या फिर हॉस्पिटलाइजेशन ना आया हो, क्योंकि हमारे में मेडिक्लेम्स काम ही तब करना शुरू करते हैं जब हॉस्पिटलाइजेशन आता है, और डेंटल को वो लोग अभी तक कवर नहीं कर रहे हैं। तो सर, अगर रूट कैनल ट्रीटमेंट अवॉइड करना है तो क्या प्रिकॉशंस हमने पहले से ही लेनी चाहिए? सर सबसे इम्पोर्टेंट है, मैं हमेशा बोलता हूँ, हर 6 महीने में एक बार डेंटिस्ट से मिलिए। सर आप कार चलाते हैं, हाँ आपको हर बार सर्विस स्टेशन में बोलते होंगे इतने किलोमीटर बाद वापस आ जाना, राइट, और आप जाते भी हो क्योंकि आपको मालूम है इंजन खराब हो गया और इंजन खोलना पड़ा तो मेरी कार तो जाएगी, ऊपर से बहुत सारा पैसा लेके जाएगी। हाँ वैसे ही डेंटिस्ट्री का है सर। आप 6 महीने में एक बार आइए, एक बार क्लीनिंग करवाइए, चेकअप करवाइए कैविटी हो रही है नहीं हो रही है। आप 6 महीने में इतना कर लेंगे ना, मैं आपको गारंटी देता हूँ आपको ना रूट कैनल की ज़रूरत पड़ेगी, ना फिलिंग की ज़रूरत पड़ेगी, ना और कोई तकलीफ आपको आएगी। बस 6 महीने में एक बार इतना कर लीजिए। ऐसे कौन से फूड्स या हैबिट्स है जो रूट कैनल को बढ़ावा देते हैं? स्टिकी फूड्स नॉर्मली लोग बोलते हैं कि चॉकलेट खाने से कैविटीज होती है, बट वो मैं हमेशा बोलता हूँ कि चॉकलेट इज टर्शरी। हाँ उससे पहले ही हमारे पास इतनी सारी फूड हैबिट्स है कि वेफर खाए। नॉर्मल बच्चे जाते हैं हमारे बर्थडे पार्टी में, हम सबसे पहले उनको वेफर ही खिलाते हैं। हाँ हम लोग बिस्किट्स खाते हैं। बिस्किट्स जो है ग्लूकोज बिस्किट्स होते हैं, पाउडरी स्टफ है, ये दांतों पर चिपक जाते हैं। हम ब्रश करते नहीं हैं खाने के बाद, तो वो जो चिपका हुआ फूड है
दैट क्रिएट्स एसिडिक एनवायरनमेंट, जिसके वजह से एक्चुअली कैविटीज होती है। तो ये स्टिकी फूड जो है या फिर चॉकलेट है या कोई भी फूड हो, ये सारी चीज़ें मुंह में ना रहे, इसका हमें ख्याल रखना है, दांत साफ रहे, इतना ख्याल रखना है। इसलिए हम हमेशा बोलते थे हमारे पेरेंट्स या फिर ग्रैंड पेरेंट्स कि खाने के बाद एक बार कुल्ली कर लीजिए, हाँ, तो दांत साफ रहेंगे उतने ही, ताकि वो चिपका हुआ है वो निकल जाएगा। सर अभी क्या लोग अभी भी सोने के क्राउन्स दांत लगाते हैं? सोना इतना महंगा हो गया कि अब तो ज्वेलरी भी नहीं पहनते, तो दांत तो दूर की बात है। क्योंकि अगर सोने का दांत या चांदी का दांत बनाने जाएंगे तो लोग वैसे ही आज बोल रहे हैं आप कि महंगा ट्रीटमेंट हो गया है, तो सोने का दांत बनाना इतना महंगा हो जाएगा। तो बट आज की दुनिया में मोर ओवर पीपल आर एस्थेटिक, पीपल लुक फॉर एस्थेटिक्स, चाहते नहीं वो दिखाना। पहले जमाने में था कि लोग चाहते थे कि एक चमकता हुआ दांत दिखे उनको। हाँ, आज के ज़माने में वैसा नहीं रहा सर। आज के ज़माने में लोग एस्थेटिक्स चाहते हैं, लोग चाहते हैं सामने को पता ही ना लगे कि दांत लगाया है, नकली है ऐसा। नकली है। तो आजकल कई अच्छे मटेरियल्स आ गए हैं, जर्कोनिया या फिर सामने के दांतों के लिए ईमैक्स, ऐसे मटेरियल्स आए हैं जो कोई इतना अच्छा शेड मैच करते हैं सर कि बिल्कुल पता भी ना लगे कि आपने कोई क्राउन लगाया है। और ये यूजुअली क्राउन रूट कैनल ट्रीटमेंट के बाद में ही लगता है? यस सर। रूट कैनल ट्रीटमेंट में क्या होता है एक्चुअली कि हमने नस निकाल दी, फिलिंग कर दी, दांत अंदर से ना पोकड़ हो जाता है, इट इज ब्रिटल नाउ, शल हो तो जाए। उसको संभालने के लिए ताकि टूटे ना दांत, हम लोग कैप देते हैं ताकि वो स्टेबल रहे और अच्छा खासा अपना जो फोर्स है, बाइटिंग के फोर्स है, वो ले सके। ये जो क्राउन आपने कहा, इसकी कॉस्ट क्या जाती है? डिपेंडिंग अगेन कि आप कहाँ पे है, और नॉर्मली 3,000 से स्टार्ट करके 15,000 तक जाती है। ओह, और उसकी जितना अच्छा क्राउन ले रहे हैं आप वैसे। लाइफ कितनी होती है एक क्राउन की? सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक बार क्राउन लग गया तो मैक्सिमम हो सकता है कि स्टिकी फूड वगैरह अगर आपने खाया तो वो निकल जाए, बट अगर उसी वक्त आप चले गए डेंटिस्ट को, वापस चिपक जाता है क्राउन। तो एक बार कर लिया तो 20-25 साल तक देखने की जरूरत नहीं है। और क्राउन्स के कोई साइड इफेक्ट्स होते हैं? नो सर, साइड इफेक्ट तो क्राउन का कोई भी नहीं है, बट क्या होता है उम्र के साथ मसूड़े नीचे खिसकते हैं। हमारे जो मसूड़े हैं उम्र के साथ नीचे आते हैं। अब जब वो नीचे आते हैं तो क्राउन हमने जब बनाया था जब मसूड़े ऊपर थे, तो जैसे जैसे मसूड़े नीचे आते हैं तो वहां पे जगह बन जाती है और खाना वहां फंसने लगता है। तो एक्चुअली वो क्राउन का प्रॉब्लम नहीं है पर मसूड़े का प्रॉब्लम है। पर ऐसे कंडीशन में फिर हमें एडवाइस करना पड़ता है कि आप नया क्राउन बना लीजिए, हाँ, क्योंकि मसूड़ों को वापस ऊपर लाना वो नामुमकिन हो जाता है। हाँ। दांत को फिक्स करने के लिए क्राउन ही चेंज होता है। और सर आजकल है ना बहुत ट्रेंड चल रहा है स्माइल करेक्शन का, बहुत सारे सेलिब्रिटी स्माइल करेक्शन करवा रहे हैं, तो इन्फ्लुएंसर्स भी कर रहे हैं। ये स्माइल करेक्शन एग्जैक्टली होता क्या है और क्या प्रोसेस होता है इसका? सेलिब्रिटीज ले लीजिए हमारे, या फिर आजकल तो वर्किंग फीमेल्स जो है वो सब चाहते हैं कि अच्छी स्माइल दिखे, इसलिए सब चाहते हैं कि स्माइल करेक्शन हो। अब स्माइल करेक्शन मतलब बेसिक स्टेटमेंट है कि स्माइल, मैं जब स्माइल करूँ अच्छा दिखूं मैं, हाँ, राइट, उतना ही है उसमें। हाँ, अब स्माइल अच्छी दिखने के लिए हमारे ये सामने की जो 6 दांत है जो हमारी स्माइल बनाते हैं कैनाइन टू कैनाइन, ये अच्छे दिखने चाहिए। राइट। कई सेलिब्रिटीज ने हमारे किए हैं, तो इनफैक्ट प्रियंका चोपड़ा, हाँ, शी इज आउटस्पोकन एंड वो बताती कि उसने स्माइल करेक्शन किया। जैकलीन फर्नांडिस, हाँ, उन्होंने स्माइल करेक्शन किया हुआ है। इसमें क्या करते हैं कि अगर आपके दांत और आपका चेहरा उनको मैच नहीं कर रहा, वो चाहते हैं थोड़े से लंबे दांत हो, हाँ, या फिर वो चाहते हैं कि दांत कभी किसी के टेढ़े मेढ़े हैं, हाँ, तो इसमें आइदर सिर्फ कैप लगा के या फिर वीनियर्स लगा के, लैमिनेट्स लगा के, वीनियर्स या लैमिनेट्स और कैप, इसमें डिफरेंस है। कैप हमारा तीनों तरफ से होता है, दांतों के चारों तरफ से होता है, और वीनियर सिर्फ सामने का सरफेस होता है। फ्रंट जैसे में। हम प्लाई को वीनियर लगाते हैं, जब फर्नीचर बनाते हैं प्लाई को वीनियर लगाते हाँ। हैं, वैसा ही ये वीनियर है जो फ्रंट को लगता है ताकि आप अपना शेड सिलेक्ट कर पाए और दांत को ज्यादा कटिंग भी ना करनी पड़े, और लंबे दांत चाहते हैं तो लंबे, या जैसे शेप चाहते हैं वैसे बनाए। और ये वैसे स्माइल डिजाइनिंग होता है। अपना जो एग्जिस्टिंग दांत होता है वो एकदम नेचुरल वैसा का वैसे ही वो होता है। वैसे के वैसे ही रहता है। वीनियर्स में आपको, जैसे आपने बोला कि कैप लगाने से पहले रूट कैनल करते हैं, वीनियर्स वगैरह में या स्माइल करेक्शन में नॉर्मली हम रूट कैनल वगैरह नहीं बोलते, बिकॉज इसमें कटिंग बहुत मिनिमल होती है। दिस वीनियर्स आर वेरी थिन, मतलब 0.8 से शुरुआत होती है, इट इज 0.8 मिलीमीटर, इतने थिन।
तो उसमें कटिंग वगैरह मैक्सिमम नहीं करनी पड़ती, थोड़ा सा ब्रशिंग करके उसको फिक्स किया जाता है। स्माइल करेक्शन के बाद में कुछ प्रिकॉशंस लेनी पड़ती है, जैसे खाना खाते टाइम पर, जैसे चॉकलेट से या फिर एप्पल डायरेक्टली हम एप्पल जो डायरेक्टली बाइट खाते नहीं हैं। कर सकते, जैसे सामने से, जैसे अभी स्माइल करेक्शन किया है, अब एवरीथिंग कम्स विद अ कॉस्ट। एक स्माइल करेक्शन आपने कर लिया, अच्छे दांत दिख रहे हैं आज, अबे आप तो अच्छे दांत रखने भी पड़ेंगे, तो उसे मेंटेनेंस आ ही जाएगा। तो इतना आपको ख्याल रखना है कि सामने से आप कुछ बाइट ना करें एकदम से, हाँ क्योंकि वो निकल सकता है, आखिर वो चीज चिपकाई हुई है वहां पे, हाँ तो वो निकल सकता है। इसलिए हमें सिर्फ सामने से जो बाइट करना पड़ता है, स्पेशली फ्रूट्स हम लोग बाइट करते हैं, या फिर बर्गर पिज्जा, ये हमें अवॉइड करना है खाते वक्त, बाकी और मेजर कुछ नहीं है। अब स्माइल करेक्शन किसने करना चाहिए सर? हर किसी ने करना चाहिए सर। मैं एज ए ऑर्थोडोंटिस्ट हूँ सर, मेरे पास बच्चे आते हैं, बड़े आते हैं, आज हर कोई कॉन्शियस है हाँ अपने स्माइल के बारे में, और ये हमारी वजह से है, हमारे एडवांसमेंट की वजह से है। पहले सर कोडैक का कैमरा आता था, 36 फोटो खींचते थे, हाँ वो भी हम सोच के खींचते थे। आज तो हम एक क्लिक में 36 खींचते हैं, राइट। और उसमें सिलेक्ट करते हैं कि सबसे अच्छी स्माइल कहाँ पे आ रही है। तो ये जो स्माइल है वो एक इनर कॉन्फिडेंस बढ़ाती है इंसान का, और ये इनर कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए अगर एक स्माइल करेक्शन करनी पड़े तो ज़रूर करवानी चाहिए। आज हम दुनिया को फेस कर रहे हैं, तो जितनी अच्छी स्माइल होगी, जितनी ब्रॉड स्माइल होगी, उतना ही हमारा कॉन्फिडेंस होगा, और वी कैन फेस द वर्ल्ड बेटर। तो ये स्माइल करेक्शन करने के लिए बिफोर आफ्टर हम बताते हैं कि आप पहले, अगर अभी मैं स्माइल करेक्शन के लिए आपको अप्रोच कर रहा हूँ, तो वुड यू बी एबल टू से कि अमर यू आर लुकिंग लाइक दिस, यू विल, एंड आफ्टर द प्रोसीजर यू विल लुक लाइक दिस? यस सर, एडवांसमेंट्स में ये सबसे बड़ा एडवांसमेंट है कि आजकल ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जहां हम लोग प्री एंड पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा। तो हम दिखा सकते हैं कि ओके, लंबे दांत लगाया है तो आप कैसे दिखोगे, आपके स्माइल करेक्शन के बाद आप कैसे दिखोगे, और उसके बाद में फिर पेशेंट को भी अच्छा रहता है। पेशेंट भी आया है कुछ उम्मीदों के साथ आता है कि स्माइल अच्छी होनी चाहिए, तो हम दिखा सकते हैं कि दांत चेंज जब आपके होंगे तो आपका स्माइल कैसा दिखेगा। उस सॉफ्टवेयर की हेल्प से हम लोग वो क्रिएट कर सकते एक हैं। डेमो मिल जाता है एक डेमो मिल जाता है, एक अंदाजा मिल जाता है कि कैसे दिखने वाले हैं दांत। सर स्माइली की स्माइल तो एकदम नेचुरल है, हम इसको स्माइली कहते हैं, हमारे सारे फ्रेंड सर्कल में एकदम नेचुरल है। मेरी नेचुरल नहीं है, तो आने वाले 10-15 पॉडकास्ट के बाद में अगर आपको मेरे में कोई चेंजेस लग रहे हैं तो ये इसी पॉडकास्ट का इम्पैक्ट है, और वो 100% मैंने सर से ही करवाया है। जरूर सर। सर स्माइल करेक्शन के लिए क्या कॉस्ट लगता है मिनिमम? हम लोग, जैसे मैंने आपको बताया कि सामने के दांतों के लिए हम लोग ईमैक्स क्राउन्स वगैरह सिलेक्ट करते हैं, या फिर कौन सा क्राउन सिलेक्ट करते हैं, इस पर डिपेंड करता है कि कॉस्टिंग कहाँ से आती है। बट देन इट कैन बी एडजस्टेड इन एवरीवन्स बजट। फिर भी एक रफ फिगर तो होगा कुछ? मैम बहुत ही वेग फिगर आता है, क्योंकि सामने के 4 दांत कर रहे हैं या 6 दांत कर रहे हैं, यहाँ से शुरुआत है। तो अगर हम एक दांत की शुरुआत करें तो एक दांत में 5,000 से लेकर, अगर आप चाहते हो कि बहुत ही अच्छा क्राउन लगाओ, आजकल तो लैब और डेंटिस्ट 20-20 साल का गारंटी के कार्ड के साथ लिख के देते हैं कि 20 साल की गारंटी, 15 साल की गारंटी। तो वैसे क्राउन्स 15-20 हज़ार तक आते हैं, बट 5,000 से शुरुआत है एक दांत का, वहाँ से शुरुआत करके आगे बढ़ सकते हैं। और सर क्या सेफ एज है स्माइल करेक्शन करने के लिए, और ये स्माइल करेक्शन करने के बाद में इज इट लाइफ लॉन्ग? सर देयर इज नो एज फॉर हैविंग अ गुड स्माइल, सब एज सेफ है। सिर्फ कैसे स्माइल करेक्शन कर ले, अगर हम नेचुरली चीज़ें कर सकते हैं, जैसे अगर आप समझो आज आप अपने बेटे को लेके आओगे, हाँ अगर आप अपने बेटे को लेके आते हो और मैं आपको उसको चेक करता हूँ, मैं आपको बोलूँगा कि ओके लेट हिम गो फॉर ब्रेसेस, उसका ऑर्थो ट्रीटमेंट करवाइए, दांत सीधे करवाइए, अभी छोटा है वो, उसके लिए कैप्स अच्छा ऑप्शन नहीं है, राइट। हाँ ठीक है। बट आप अपने बड़े भाई को लेके आओगे, वो बोलेगा कि नहीं भाई मुझे ब्रेसेस नहीं चाहिए, मैं अभी घूम नहीं सकता इनके नहीं समझ साथ, सकते। हाँ और मुझे अलाइनर्स भी नहीं करने हैं, उनको शॉर्टकट चाहिए, तो देन कैप्स या फिर विनियर्स ये ऑप्शन है उनके लिए, जहाँ की उनकी स्माइल कंप्लीटली चेंज हो सकती है। और ये स्माइल करेक्शन में बिफोर एंड आफ्टर का जो गैप है वो कितने टाइम फ्रेम में कंप्लीटली पर्सनालिटी चेंज हो जाएगी? हफ्ते भर में। हफ्ते में चेंज? हाँ, इनफैक्ट अगर टेक्नोलॉजी हमारे पास इन हैंड अच्छी हो तो वो कुछ घंटों में चेंज हो सकती है। आजकल टेक्नोलॉजी के साथ ऐसी मशीन्स भी है जो आपको क्राउन अप्रोक्सीमेटली 1 घंटे में बना के देती है। अगर वो मेरे साथ मेरे क्लिनिक में मशीन है तो ज़रूर हम लोग कर सकते हैं।
2004 में ये एक डेंटल ट्रीटमेंट मैंने करवाई थी। मेरा आगे का दांत नकली है, ऑफिशियली बता रहा हूँ। मतलब मैंने क्राउन लगाया था, वो एक्सीडेंट में वो दांत का मुझे प्रॉब्लम हुआ था एंड इट टुक 7 days सर, वो सिर्फ कैप आने के लिए। ये 2004 की बात है और आज अभी सर कह रहे हैं कि विद इन आवर्स ये आपको इमीडिएटली आपके पास में आ जाएगा। टेक्नोलॉजी में कितना एडवांसमेंट हो गया है। सर मैं ऑर्थोडोंटिस्ट हूँ, तो मेरा खुद का क्लिनिक तो है ही, बट मैं क्लिनिक विजिट भी करता हूँ। तो आई एम वेरी प्राउड, मैं अपना जितना मैं अपने क्लिनिक को अपना मानता हूँ, आई एम वेरी प्राउड टू बी एसोसिएटेड टू वन क्लिनिक, दैट इज सिरामिको डेंटल क्लिनिक इन बोरिवली। उस क्लिनिक में हमारे पास जितने आपने एडवांसमेंट के नाम लिए सब कुछ है। आर्स इज द क्लिनिक जहाँ हम लोग 365 days 24 hours वर्किंग है। हाँ, दैट क्लिनिक इज नेवर क्लोज्ड। वहाँ हमारे पास सिरैक करके मशीन है, जो कि हमने क्राउन कट किया, दांत कट किया, उसके बाद हम स्कैन करते हैं। स्कैन को सॉफ्टवेयर में शिफ्ट करते हैं। 15 मिनट लगते हैं क्राउन डिज़ाइन करने के लिए, 45 मिनट उसके बाद लगते हैं क्राउन बनने के लिए। 1.5 घंटे में हम लोग पेशेंट को क्राउन दे सकते हैं। मिशन इम्पॉसिबल मूवी में जैसे टॉम क्रूज मास्क बनाता है ना, ऐसे स्कैन करके फटाफट वो आ जाता है मास्क, वैसे डेंटिस्ट्री में आजकल क्राउन डिजाइन हो रहा है। वही इमेजिनेशन मेरे सामने आया था सर अभी माइंड में। सर टेक्नोलॉजी है सर, विद टाइम एवरीवन इज ग्रोइंग एंड वी आर एज अ पार्ट ऑफ दिस जनरेशन, वी शुड ट्राई एंड कीप अप विद दैट टेक्नोलॉजी। यस सर। एक्चुअली अगर किसी को सपोज फ्रंट टीथ का कुछ इशू है, तो अगर कोई और डेंटिस्ट के पास में हम जाते तो 3-4 दिन लगते हैं या फिर 2 दिन लगते हैं कैप आने के लिए। लेकिन यही अगर आपके पास में आए तो एक ही दिन में प्रॉपर सारा हो जाएगा प्रोसीजर। क्योंकि फ्रंट का अगर दांत है तो विदाउट कैप तो नहीं घूम सकता आज के ज़माने में। सर मैं घुमाऊँ सर, मैं घुमाऊँ। जब ये मेरा एक्सीडेंट हुआ था, एनिवर्सरी का टाइम था, मैं डॉक्टर के पास में गया और डॉक्टर के पास में जाने के बाद में, नासिक की ये कहानी है, डॉक्टर के पास में गया, उन्होंने ये दांत मेरा आधा कर दिया। मेरी एनिवर्सरी और मैं ऐसे ही घूम रहा हूँ और मेरी फर्स्ट एनिवर्सरी थी सर। चलो फर्स्ट एनिवर्सरी याद रखने के लिए बहुत ही अच्छा बहाना है। बहुत ही जबरदस्त सिचुएशन थी और मैं ऐसे ऐसे करके चला था। फर्स्ट एनिवर्सरी में लोग मुझे बोलते थे हैप्पी एनिवर्सरी, मैं कहता यस, क्योंकि इतनी एम्बैरेसमेंट थी वो टाइम पे। और आज की सिचुएशन देखो, आप अभी जाओ 2 घंटे में बाहर आ जाओ, कंप्लीट चेंज। इस साइड में आप रूट कैनल का आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, मेजरमेंट ले लो, कैप बनाने के लिए दे दो, कंप्लीट होने के बाद कैप लगा के घर पर जाओ। सर हमारे पास जैसे मैंने बोला कि सिरामिको डेंटल क्लिनिक जो है बोरिवली में, वो 24 आवर्स चालू रहता है। तो एक केस आई थी, संगीत के बाद पेशेंट गिरी, उसका सामने का दांत टूटा एंड सुबह शादी है। अरे बाप रे। और उस रात में हमने उसे क्राउन बना के टेम्पररी फिक्स कर दिया था और उसको शादी में भेज दिया था। बहुत खुश हो गई होगी ना वो। सर हमें लगता है कि स्माइल के लिए, आप बोलते हैं स्माइल किसने करनी चाहिए, किस एज में करनी चाहिए। मेरे पास एक बार एक पेशेंट आई, चेयर पे बैठी, वी वर डिस्कसिंग अबाउट हर स्माइल करेक्शन। सामने साइड पे 2 फीमेल, एल्डरली फीमेल खड़ी है, जिनको मैं सोचा हूँ उसकी मदर है उसमें से, और हम डिस्कस कर रहे हैं कि इसकी स्माइल डिजाइनिंग करनी है, इसका पहले ब्रेसेस करना है और बाकी स्माइल डिजाइनिंग वगैरह करनी है। यू वोंट बिलीव मी सर, कुछ अपॉइंटमेंट बाद मुझे पता लगा कि शी वॉज नॉट हर मदर बट हर मदर इन लॉ, एंड बेटे की ये शर्त थी कि अगर ये स्माइल करेक्शन कर लेती है तो ही मैं शादी करूंगा, नहीं तो फिर मैं रिश्ता नहीं कर सकता। तो इसलिए मदर इन लॉ लेके आए उसको कि नहीं इसकी ट्रीटमेंट करवाइए तभी हम शादी करेंगे। बाप रे, ये भी होता है? नहीं होता है, बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स होती है अरेंज मैरिज में कि जहाँ पे आपको पूरी करनी जाती है। हर कोई चाहता है, हर कोई लड़की हो या चाहता है लड़का अच्छा हो, दिखना। हाँ अच्छा दिखना और अपना साथी भी अच्छा होना। और ये डेंटिस्ट्री आपके माध्यम से वो कंप्लीट हो सकता है। यस सर, स्माइल डिजाइनिंग एंड स्माइल करेक्शंस आर वेरी मच पॉसिबल। कोई ऐसे सेलिब्रिटीज है सर जिनको आपने ये ट्रीटमेंट लेते हुए देखा है? बहुत ही फेमस नाम है, थोड़े नाम आपने पहले ले लिए थे, लेकिन एक बार अगर वापस रिपीट करके बताएंगे। सर मैं पहले, अभी मैं अंधेरी लोखंडवाला में काम नहीं करता, बट जब मैं काम करता था अंधेरी लोखंडवाला में, लोखंडवाला जो एरिया जहाँ पे स्ट्रगलर्स हो या फिर एक्टर्स हो, बहुत ही कॉमन है, बहुत ही कॉमन है। और वहाँ पे मेरे पास बहुत सारे, इनफैक्ट सरोज खान की नीस,
सरोज खान की नीज की ट्रीटमेंट जब कर रहे थे हम लोग, तो हमें खुद को डर लगता था कि सलमान खान आ गया तो क्या करेंगे, हाँ क्योंकि उसकी नीज के पहले 4 दांत निकालने थे और फिर ट्रीटमेंट करनी थी। और सरोज खान जी चाहती थी कि मेरी बच्ची नॉर्मल ट्रीटमेंट नहीं कर पाएगी, इसको तुम एनेस्थीसिया दो, पूरा का पूरा सुला दो और फिर दांत निकालना। मैंने एनेस्थीसिया दे दिया, इसको कुछ हो गया तो सलमान खान हमें मार देगा। करेक्ट। तो इसलिए हमने फिर उसका ट्रीटमेंट नॉर्मल वे से ही किया। फिर कई एक्टर्स थे और कई स्ट्रगलिंग एक्टर्स जो कई सीरीज वगैरह में आते हैं, वो लोखंडवाला में मेरे पेशेंट्स रह चुके हैं। स्माइल करेक्शन से जॉ लाइन भी करेक्ट होती है और लिप्स भी उससे करेक्ट होते हैं। यस मैम। अनुज जी, कैसा है कि लिप जो चीज़ है ना, ये सबसे डिफिकल्ट है करेक्ट करना। जैसे हम हैबिट्स डिस्कस कर रहे थे, तो लिप बाइटिंग एक हैबिट है। मैं हमेशा अपने पेशेंट को बोलता हूँ लिप बाइटिंग छोड़ दो, नहीं तो मैं भी करेक्ट नहीं कर पाऊंगा। हम जॉस करेक्ट कर सकते हैं। जॉ अगर, इसके 2 पार्ट है। जॉ करेक्शन इन द एज वेयर इट द ग्रोथ इज गोइंग ऑन, 10-12 साल की उम्र तक, 13 साल की उम्र तक। एंड जॉ करेक्शन आफ्टर द एज वेयर ग्रोथ इज कंप्लीटेड। तो अगर जब ग्रोथ चल रही है और मैं चाहता हूं कि नीचे का जॉ अगर पीछे है उसको सामने लाना है, तो देयर आर अप्लायंसेस फॉर दैट। उसको माय फंक्शन अप्लायंसेस ऐसे बोलते हैं। उससे हम जॉ करेक्शन कर सकते हैं। बट एक बार ग्रोथ हो गई और जॉ पीछे है या फिर कभी कभी जॉ बहुत आगे होता है, तो उसको फिर सर्जिकली ही ट्रीट करना पड़ता है। दिस कम्स अंडर ऑर्थोडोंटिक्स, जहाँ की ब्रेसेस, सर्जरी और फिर ब्रेसेस वापस, ऐसे ट्रीटमेंट की जाती है। बहुत ही कॉमन सर्जरीज है। नॉर्मली इंडियन सिनेरियो में हम सर्जरी सुनते हैं तो बहुत डर लगता है, बट इट इज़ अ वेरी कॉमन सर्जरी, वेरी सेफ, जहाँ पे हम लोग एक्चुअली चेहरा सब कुछ चेंज कर सकते हैं। कोई ऐसा रेयरेस्ट टू रेयरेस्ट एग्जांपल है अभी मीडिया में जो जॉ करेक्शन करवाया है और कंप्लीट उनका चेंज हुआ है? मीडिया में सेलिब्रिटीज में मेल्स ज़्यादा करवाते हैं सर। मेल एक्टर्स में ये होता है कि जॉ लाइन प्रोमिनेंट होना उनके लिए बहुत अच्छा होता है, तो वो लोग करवाते हैं जॉ सर्जरीज। चिन के करते हैं, चिन के लिए जीनियोप्लास्टी बोली जाती है, या फिर बोन आगे लेने के लिए वो सर्जरीज होती है। तो मेल्स में बहुत कॉमन सर्जरीज की जाती है। फीमेल्स में नॉर्मली लिप वर्क ज़्यादा होता है, स्माइल करेक्शन और लिप वर्क ज़्यादा किया जाता है। राखी सावंत ने भी किया है ना? लिप वर्क तो सर बहुतों ने किया है, राखी सावंत ने किया है, अनुष्का शर्मा ने किया है। तो लिप वर्क इज वेरी कॉमन। इनफैक्ट प्रियंका चोपड़ा, अगर आप उनको ठीक से देखोगे तो उनका लिप बहुत थिक है। एंड आप सोचिए प्रियंका चोपड़ा करेक्ट नहीं कर रही है उतना, तो फिर इट इज हाउ डिफिकल्ट इट कैन बी टू करेक्ट इट। और ये जॉ लाइन करेक्शन के लिए अप्रोक्सीमेटली कितना टाइम स्पैन जाता है सर, और कैसे प्लानिंग करनी चाहिए उसकी? अगर जॉ लाइन, अगर समझिए आपको जॉ आगे लेना है पिछले, जैसे मैंने बताया कि इट कम्स अंडर अ टॉपिक ऑफ ऑर्थोग्नेथिक सर्जरीज। अब ये ऑर्थोग्नेथिक सर्जरीज 3 पार्ट में होती है। ब्रेसेस का ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है, उसके बाद बीच में सर्जरी होती है और वापस ब्रेसेस का ट्रीटमेंट लगता है। टाइम ड्यूरेशन लगभग 1.25 से 1.5 साल के बीच में जाता है पूरा। अच्छा। सर्जरी बीच में जो आती है वो 15 डेज में अपने पेशेंट्स को हमेशा बोलता हूँ कि वो 15 डेज तुम्हारे फ्री होने चाहिए, क्योंकि प्री हॉस्पिटलाइजेशन होता है, दूसरे दिन सर्जरी होती है, चौथे दिन पर तुम्हें डिस्चार्ज मिलता है। बट फेस पे स्वेलिंग रहती है, पफीनेस होती है, जो कोई जाने में 15 दिन लग जाते हैं। स्टिचेस But वगैरह भी होते हैं? कोई स्टिच सर दिखाई नहीं देता। दीज आर कॉस्मेटिक सर्जरीज, जिसमें पता भी नहीं लगेगा 2 महीने बाद कि आपकी कोई सर्जरी हुई थी। लेकिन क्या ये सर्जरी पेनफुल होती है? सी सर्जरीज, हर कोई सर्जरी में कटिंग होती है। बिकॉज बोन का हिस्सा कट होता है ना। नहीं मैम, ऐसी कोई पेनफुल बोन कट करने के से कोई बोन के से पेन नहीं होता। फ्रैक्चर में भी वही होता है ना, हड्डी टूटती है और बाद में हड्डी जुड़ती है। तो इन सर्जरीज में भी, जैसे अभी नीचे का जॉ हमें पीछे करना है, द लास्ट पेशेंट आई डिड वाज लास्ट मंथ ओनली, जहाँ नीचे का जॉ हमने पीछे किया, उसका आगे आ गया था, तो हमने उस सर्जरी को BSSO ऐसे बोला जाता है, बायलैटरल सजैटल स्प्लिट ऑस्टियोटॉमी, जहाँ हम साइड में कट देते हैं बट अंदर से देते हैं। और समझो 1 सेंटीमीटर आगे है तो हम 1 सेंटीमीटर वहां से बोन कट कर देते हैं, पीछे प्लेस करके, जैसे फ्रैक्चर में प्लेटिंग करते हैं वैसे सिंपल प्लेटिंग कर देते हैं और सब कुछ बंद कर देते हैं। कोई भी कट चेहरे के ऊपर नहीं आता, अंदर से सब कुछ अंदर से होता है। ओके। तो क्या प्लानिंग करनी चाहिए, प्री प्लानिंग और पोस्ट प्लानिंग सर्जरी के लिए? पहले तो डेंटिस्ट को जाना चाहिए और फिर ब्रेसेस शुरू करके कुछ एक्सरेज की नीड पड़ती है। एक्सरेज वगैरह करके डेंटिस्ट आपको बताएगा, ऑर्थोडोंटिस्ट आपको बताएगा कि कैसे प्लान करना है। ऑर्थो ट्रीटमेंट स्टार्ट की जाती है, उसके बीच में सर्जरी करके
आपको पहले ही दिखा जाता है बिफोर एंड आफ्टर? बिफोर एंड आफ्टर एवरेज, एंड उसके हिसाब से फिर सर्जरी प्लान की जाती है। सर्जरी करते वक्त बड़ी टीम होती है, सिर्फ ऑर्थोडोंटिस्ट नहीं होता, सर्जन होता है, एनेस्थेटिस्ट होता है, हॉस्पिटल होता है, और फिर पोस्ट सर्जरी वापस स्टेबलाइजेशन के लिए ऑर्थो होता है। बिग प्रोसेस है, बट कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा ना सर उसकी वजह से? ट्रांसफॉर्मेशन सर। सेलिब्रिटीज तो बहुत प्रेफर करते होंगे इसको। सेलिब्रिटीज नहीं सर, नॉर्मल लड़कियां भी। सर अगर किसी ने जॉ लाइन की सर्जरी कर ली, अभी यंग एज में परफेक्ट आ गया, बट जैसे जैसे एज आगे बढ़ते जाएगा वैसे वैसे चेंजेस भी होते जाएंगे, तो उन्होंने क्या प्रिकॉशन स्पेसिफिकली लेनी चाहिए? सर कुछ भी नहीं। जॉ लाइन सर्जरीज जो होती है वो बोन की सर्जरीज है बेसिकली। बोन एक बार ज्वाइन हो गई, जैसे फ्रैक्चर में ज्वाइन होती है वैसे ही बोन टूटी है फ्रैक्चर में, वो हमने पास में ले आए और वो ज्वाइन हो गई। हाँ, एक बार वो बोन ज्वाइन होने के बाद कोई प्रॉब्लम आता ही नहीं सर। अगर कोई कॉम्प्लिकेशन होना है तो फर्स्ट 15 डेज में दिखाई देता है, बट उसके अलावा कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं। दिस आर रेयर थिंग्स टू हैपन। कॉम्प्लिकेशन के चांसेस कितने? रेयरेस्ट टू रेयर? 2%। बिकॉज वो कॉम्प्लिकेशंस मेजरली सर किसी भी सर्जरी में सर्जिकल कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होता है, हाँ, बट जॉ लाइन सर्जरीज में जब हम बोन कटिंग वगैरह कर रहे हैं वहाँ पे और कोई कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा उसके है नहीं, सिवाय इन्फेक्शन अगर हमारी प्लेटिंग के में प्रॉब्लम आया तो, बट अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार सर्जरी का वो टाइम चला गया अच्छे से, उसके बाद में बहुत ही रेयर चांसेस है कि आगे जिंदगी में आपको कोई भी प्रॉब्लम आए। कोई रियल लाइफ इंसिडेंट या सर्जरी है जो आपने रिकमेंड की थी, उन्होंने की और कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन हुआ? सर मेरी एक पेशेंट थी, शी केम टू मी, इनफैक्ट शी वॉज अ सिस्टर ऑफ अ डेंटिस्ट, एंड वो डेंटिस्ट मैं उसको लेके आया था मेरे पास। वेरी थिन लेम गर्ल। उसका ऊपर का जो बोन होता है, हम लोग चीक बोन जो बोलते हैं, वो डिप्रेस था बहुत। ऊपर की बोन मैक्सिला जो है वो पूरी अंदर थी, लोअर की बोन पूरी बाहर थी। लोअर बोन को मैंडिबल बोलते हैं, लोअर पूरी बाहर थी। हाँ, इन सर्जरीज में हम लोग प्लान कैसे किए थे कि हम लोग चीक बोन बाहर लेके आएंगे, अपर जॉ बाहर लेके आएंगे, एंड लोअर को हम पीछे ले जाएंगे। तो दिस वाज अ बाइजो सर्जरी जहाँ अपर जॉ और लोअर जॉ, मैक्सिला और मैंडिबल दोनों हम चेंज करने वाले थे। हमने ऊपर के जॉ को बाहर लाया, प्री मैक्सिला को बाहर लाया, लोअर को अंदर ले गए। सर्जरी वेंट वेरी वेल। शी वॉज completely transformed to such a level that we had to put an application for her passport photo change also. बाप रे। That was the level of transformation. बहुत ही अच्छी ट्रांसफॉर्मेशन रहती है सर। ऑर्थोनेटिक सर्जरीज के बाद हम एक्चुअली इंसान की पूरी किस्मत बदल सकते हैं, ऐसे मैं कह सकता हूँ। और ये किस्मत बदलने के लिए यूजुअली पॉकेट पे कितना बर्डन आता है? सर अगेन ये जो पॉकेट का बर्डन है ना, ये बहुत ही वेरिएबल रहता है, क्योंकि आप सर्जन तो ठीक है, सर्जन है, डॉक्टर है, बट हमें लगता है कि सारे पैसा सर्जन और डॉक्टर लेके जा रहे हैं, बट उसके पीछे हॉस्पिटल सेटअप से है। आप खुद चाहेंगे किस हॉस्पिटल में, अगर जैसे मैं मेरे पेशेंट को 3 हॉस्पिटल की चॉइस देता हूँ, उनको भाई 3 स्टार जाना है, 4 स्टार जाना है, 5 स्टार जाना है, उतना खर्चा बढ़ते जाता है। तो नॉर्मल अगर हॉस्पिटल में आप करते हैं एक सिंगल जॉ की सर्जरी 1.5 से 2 लाख के बीच में जाती है, बट आप अगर वही सर्जरी अगर एक 5 स्टार हॉस्पिटल में जाओगे तो 5 लाख तक चली जाती है। तो एक मिनिमम आप 1.5 लाख का बाउंड्री पकड़ के चलिए, और फिर ऊपर की तो कोई लिमिट नहीं है सर। क्या कोई घर बैठे जॉ लाइन इम्प्रूव कर सकता है? ग्रोइंग एज में ज़रूर कर सकता है। जॉ लाइन इम्प्रूवमेंट के लिए जैसे हम लोग बोलते हैं कि लिप से शुरुआत करते हैं हम लोग। अगर हमारे अपर लिप इनकम्पिटेंट है, इनकम्पिटेंट मतलब हम बोलते हैं कि लिप कवर नहीं कर रहे पूरे, मुंह बंद ही नहीं हो रहा है हमारा, तो लिप के लिए एक्सरसाइज हो सकते हैं। लिप के लिए नॉर्मली मैं कुछ एक्सरसाइज जो बताता हूँ, वो फर्स्ट तो है जहाँ हम लिप को एक दूसरे के पास लाते हैं, कवर कर लेते हैं। दिन में 3-4 बार, 10-10 बार, 20-20 बार करते रहिए। हाँ, एक बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, बैठे बैठे हो सकती है। स्पेशली बच्चों में तो जिनको भी लगता है कि ऊपर के दांत हैबिट के वजह से आगे आ गए हैं, या फिर लिप पूरा क्लोज नहीं कर पा रहे, उन्होंने जरूर करनी चाहिए। सेकेंड एक्सरसाइज अगेन फॉर द लिप इज कि आप लिप में ना एक बटन लीजिए सिंपल, उसमें एक धागा डालिए, उस बटन को आप लिप से पकड़िए और धागे को खींचिए, छूटना नहीं चाहिए।
या तो फिर तीसरी बोलते हैं हम कार्ड एक्सरसाइजेस, प्लेइंग कार्ड में से या पेपर ले लीजिए, पेपर को ओठों के बीच में हो गए, तो दीज आर बेसिकली मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज, या Hold फिर करके खींचना है बटन को, और छूटना नहीं चाहिए। तो क्या हमारे मसल स्ट्रेच हो रहे हैं, मसल्स पुल हो रहे हैं, तो मसल्स पुल हो रहे हैं, उसके कारण वो पोस्चर चेंज होता है लिप का, तो वो एक रहता है। दूसरी एक्सरसाइजेस जैसे हम लोग बोलते हैं जॉ के लिए, स्पेशली लोअर जॉ, मैंने जैसे बताया आपको कि मेल्स में स्पेशली उनको बहुत अच्छा लगता है कि लोअर जॉ सामने हो, बाहर आया। तो हमारा लोअर जॉ का पोस्चर टंग पर बहुत डिपेंड करता है। ओके। तो हम लोग इसको ना मूविंग एक्सरसाइजेस बोलते हैं। हाँ। वो सिंपल है बहुत ही। आपका जो टंग है, टंग को सामने का जो पार्ट है उसको सामने के पैलेट की तरफ रखिए, हाँ। पीछे का पार्ट फिर चिपकाइए टंग को, और दांत को बंद कीजिए आगे लेके, और इसे पकड़ के रखिए। और इस पोस्चर पे आपको टंग को ट्रेन करना है वक्त के साथ। हाँ। एक्सरसाइज भी दिन में 3 बार 4 बार कीजिए, थोड़े थोड़े टाइम के लिए, 2-2 मिनट के लिए। तो ये पोस्चर एक्चुअली चेंज होता है क्योंकि मसल्स पे पुल आता है साइड के, और वो मूविंग एक्सरसाइज बोलते हैं। वो कैसे करना है सर, एक बार और बताइए। पहले तो अपने को टंग है जो हाँ। सामने का जो हिस्सा है, हाँ। वो पैलेट के सामने की तरफ रखना है। हाँ। फिर पीछे का हिस्सा जो टंग का है वो भी पूरा पैलेट को चिपका देना है, और दांत को सामने लाना है। तो ये जॉ जो है हमारा, यहाँ ये से पूरा जो हो गया। ऐसे दिन में 2-3 जॉ बार। लाइन के मसल पुल हो रहे हैं तो उससे। यहाँ से पूरा पुल हो गया, यहाँ से पूरा पुल हो गया। तो ये मूविंग एक्सरसाइज बोलते हैं उसे, दैट कैन बी प्रैक्टिस्ड। अच्छी एक्सरसाइज है। और क्या एक्सरसाइजेस कर सकते हैं? पेरिओरल मसल्स जो है हमारा मस्कुलेचर है, उसके लिए बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है, जहाँ एयर के लिए हम लोग बोलते हैं, जैसे मसल एक्सरसाइज की हवा भर लीजिए मुंह में, चारों साइड पे हवा को घुमाते रहिए, हाँ। करते रहिए। फेस इससे मसल्स। फेस मसल्स अच्छे रहते हैं, और हमारा फेस मसल जब अच्छे रहते हैं तब हमारा जॉ ग्रोथ अच्छा होता है, तो उस पे काम आते हैं। एक ऐसा मिथ है कि च्युइंगम खाने से भी जॉ लाइन आपकी अच्छी रहती है या फिर करेक्ट होती है, तो क्या ये सही है? च्युइंगम खाने से सिर्फ एक तो मसल की एक्सरसाइज हो सकती है, दूसरा च्युइंगम खाने से ना, अगर हमने कुछ खाया हुआ है तो वो दांत पर चिपकने की जगह पर च्युइंगम को भी चिपक जाएगा, बट इसके अलावा जॉ पोजिशनिंग में नॉर्मली च्युइंगम हेल्प नहीं करता। और सर डबल चिन का प्रॉब्लम मैक्सिमम लोगों को है, ये डबल चिन का प्रॉब्लम कौन सी ऐसी एक्सरसाइज करने से जा सकता है, रिड्यूस हो सकता है? सर डबल चिन के लिए ना आप एक्चुअली जॉ को सामने ले सकते हो, और फिर नीचे की तरफ दबा सकते हो। तो ये एक्सरसाइज दिन में 5-6 बार करके डबल चिन को कम किया जा सकता है। बट उसके साथ इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपके हैबिट्स के कारण आई है, नॉर्मली डबल चिन वेट के कारण आता है, नहीं तो फिर अगर आपका अल्कोहल कंटेंट बहुत हो तो दैट पफिनेस ऑफ योर फेस एंड डबल चिन कम्स विद द अल्कोहल कंटेंट एक्चुअली। तो वो हैबिट्स को सुधारना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, फिर एक्सरसाइज भी काम नहीं करेगी। नहीं काम करेगी। बट लेकिन अगर वैसे कम करनी है तो आपने जो एक्सरसाइज बताई थी वो परफेक्ट एक्सरसाइज है करने के लिए। सर दांतों में गैप्स होते हैं, उसकी वजह से स्पीच क्लियर नहीं होती है, कितनी सच्चाई है इसमें? सही है सर, दांतों में जब गैप होते हैं, नॉर्मली हमारी जो स्पीच होती है इट इज़ बेसिकली टंग मूवमेंट्स, हाँ। ये सब जो है उसको हमारे प्रोनाउंसिएशन लाती है। अगर दांत में गैप्स वगैरह होते हैं तो कुछ लोगों का प्रॉब्लम होता है कि हवा फैलती है वहाँ से, एस जब हम बोलते हैं, या फिर ऐसा लिस्पिंग होने लगता है। तो वो जो स्पेस है वो अगर हम कम कर देते हैं, गैप बंद कर देते हैं, तो द स्पीच कैन बी इम्प्रूव्ड। नॉर्मली ये ऑर्थोडोंटिक्स के अंडर आता है, जो मेरा स्पेशलाइजेशन है। ब्रेसेस से हम लोग ये गैप्स बंद कर सकते हैं कम्प्लीटली। और ये सब ब्रेसेस यूजुअली किसने लगाने चाहिए? सब ब्रेसेस नॉर्मली मेरे पास जो नॉर्मल पेशेंट आते हैं वो 3 तरह के होते हैं, जिनके गैप्स हैं, जिनके दांत आगे हैं, जिनके दांत टेढ़े मेढ़े हैं। ये 3 तरह के पेशेंट्स मेरे पास नॉर्मली आते हैं। तो जिनके गैप्स होती है तो उनका बेसिक चीज़ है कि उनको मुझे गैप बंद करके देनी है, तो ब्रेसेस लगा के एक साधारण 1-1.5 साल का ट्रीटमेंट करके गैप्स पूरी बंद हो जाती है। 1-1.5 साल का ट्रीटमेंट होता है पूरा? सर बिकॉज हम लोग दांतों की मूवमेंट जो कर रहे हैं हम बोन के अंदर कर रहे हैं। दांत हमें जितने बाहर दिख रहे हैं
उससे ज्यादा तो बोन के अंदर है, हाँ। तो पूरे मूव करने चाहिए। जब वो पूरे मूव करते हैं और नीचे की हड्डी और गम्स वापस स्टेबलाइज होते हैं, तभी जाके वो अच्छे से रहेंगे, हाँ। गैप्स पूरे बंद रहेंगे। नहीं तो वो दूसरे दिन वापस गैप्स आ जाएंगे। दूसरे जिनके दांत आगे होते हैं या फिर टेढ़े मेढ़े होते हैं, वो क्यों होते हैं कि बोन साइज और दांत का साइज मैच नहीं कर रहा, 1:1 रेशियो में नहीं बैठ रहा। हाँ। अब जैसे एक ऑटो है हमारा, पीछे की 3 की सीट पर हमने 4 लोगों को बिठा के रखा है, तो वो एक जो एक्स्ट्रा बंदा बैठा हुआ है उसके लिए आगे पीछे होके बैठना पड़ेगा, वो क्राउडिंग है। तो हमें उस क्राउडिंग को हटाने के लिए उस एक बंदे को वहां से वहां बाहर निकाला है, बिकॉज सीट तो हम बड़ी कर नहीं सकते। नहीं। वैसे ही हमारा जबड़ा हम बड़ा नहीं कर सकते, जो बोन साइज है वो है, पर अगर क्राउडिंग है या फिर दांत आगे आ रहे हैं तो हमें जगह चाहिए। तो हम नॉर्मली ऐसे कंडीशन में कुछ दांत निकाल के, 2, 3 या 4 दांत निकाल के बाकी दांतों के लिए जगह बनाते हैं और उनको मूव करते हैं। वो जो नई मूवमेंट करके जहाँ जगह बना के दांत हिल के जो एंड मोमेंट पर पहुंचेंगे, उसमें पता नहीं लगता कि हमने कोई दांत निकाले थे पहले कभी, और स्माइल डिजाइनिंग कर देते हैं। कोई ऐसा एग्जांपल डेमोन्स्ट्रेशन आप अभी बता सकते हो कि ब्रेसेस लगाने से पहले ये दांत है और ब्रेसेस लगाने के बाद में ये दांत ऐसे डिफरेंटली दिख रहे हैं, ऐसा कोई डेमोन्स्ट्रेशन है अभी जो आप बता सकते हो? अभी उसके तो फोटो मैं ला नहीं पाया, हाँ। बट नॉर्मली क्राउडिंग अगर हो, जैसे अगर दांत एक के ऊपर एक भी है, तो भी दांत, जैसे हमने पीछे का दांत निकाला है, एक पीछे का दांत निकाला, हमारा फॉर एग्जांपल ये हमारे सारे दांत है, मैंने बीच का दांत निकाल दिया और मैं इन बाकी के दांतों को पीछे ले जाता हूँ और एंड में ये ज्वाइन हो जाएंगे। तो जैसे जैसे ज्वाइन हो जाएंगे, लिप उसे मूव करेगा। हाँ, बराबर। हमारे सामने के दांतों को, जब हम, मेरे पास पेशेंट जो आते हैं वो बोलते हैं हमारे दांत आगे लगते हैं, मतलब हमें लिप आगे लगता है। लिप जब अंदर जाएगा तब सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। अब लिप को सपोर्ट करने वाले दांत हैं, जैसे ही दांत अंदर जाते हैं लिप का सपोर्ट चला जाता है और लिप नीचे गिर जाता है, तो प्रोफाइल जो है वो स्ट्रेट हो जाता है। हाँ। दैट इज द होल रिक्वायरमेंट। और इससे पूरा का पूरा फेस करेक्शन भी हो जाता है बाद में, यस, जॉ लाइन करेक्शन भी हो जाएगा। जॉ अलग चीज है और दांत अलग चीज है। हाँ। हमेशा पेशेंट को बताता हूँ कि मैं सिर्फ ऑर्थो करके, मैं नॉर्मली आफ्टर द ग्रोथ इज कंप्लीटेड आई कैन नॉट मूव योर जॉ, आई विल मूव योर टीथ। हाँ। बट टीथ के मूव करने से इफेक्ट जो आता है वो काफी बेटर रहता है और पेशेंट्स आर हैप्पी। जॉ करेक्शन हम ग्रोइंग एज में कर सकते हैं, जहां माया फंक्शनल अप्लायंसेस या फिर इलास्टिक्स चला के हम लोग जॉ की ग्रोथ को एनहांस कर सकते हैं। अगर नीचे का जॉ पीछे है और ग्रोथ फेज में बच्चा है, तो ट्विन ब्लॉक ऐसे अप्लायंसेस है, उनको लगा के हम नीचे का जॉ आगे लेके आ सकते हैं। नीचे का जो आगे आ जाएगा फिर उसके हिसाब से। ब्रेसेस लगाने के लिए सही एज क्या होनी चाहिए? ब्रेसेस लगाने के लिए सही एज नॉर्मली वो होनी चाहिए कि जब परमानेंट दांत सारे आ गए, हाँ। बट उसका करेक्शन फेज जो है, मतलब चेकअप शुरुआत पेरेंट्स को बहुत पहले कर लेनी चाहिए। क्या होता है मैम कि कई बार जब हम एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि हाँ क्राउडिंग होने वाली है या फिर दांत आगे आने वाले हैं, हमें दिख रहा है कि बोन में जगह है ही नहीं, बनने भी नहीं वाली, तो हम पहले से ही कुछ ऐसे मेजर्स ले सकते, प्रिवेंटिव मेजर ले सकते हैं कि ब्रेसेस की जरूरत कम पड़े या ना पड़े। ऐसे प्रोसीजर को सीरियल एक्सट्रैक्शन ऐसे बोलते हैं। हाँ। तो सीरियल एक्सट्रैक्शन प्रोसीजर में क्या करते हैं कि हर 3 महीने बाद चेकअप रखते हैं। मैं अपने पेशेंट से कहता हूँ कि हर 3 महीने बाद चेकअप रखता हूँ, वक्त आने पर बोलता हूँ कि ओके हम अभी इससे एक दांत को निकालेंगे। तो वो जो एक दांत निकाल रहा हूँ, समझो बाजू बाजू के 2 दांत है, एक को ही जगह है, तो बाजू वाले दांत को निकाल दिया मैंने, तो हम एक दांत के लिए जगह बना पाएंगे प्रॉपरली, क्योंकि 2 दांत रहेंगे तो टेढ़े हो जाएंगे। वैसे प्लान करके हम लोग बाकी जो दांत आ रहे हैं उनके लिए जगह बना के वो ऑर्थो ट्रीटमेंट जिसकी जरूरत पक्का पड़ने वाली थी उसको हम आइदर रिड्यूस करेंगे या तो फिर कभी कभी अगर फॉलोअप बहुत ही अच्छा रहा तो हम अवॉइड भी कर सकते हैं। तो चेकअप बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैंने कहा कि 5 साल की उम्र से डेंटल चेकअप, रूटीन चेकअप होना चाहिए। हाँ। हर 6 महीने में आप एक बार डॉक्टर को आके मिलिए, डेंटिस्ट को जाके मिलिए। वो डेंटिस्ट कुछ नहीं तो चेकअप करके आपको घर भेज देगा, हाँ। और तो कुछ लेगा नहीं, मैक्सिमम एक कंसल्टेशन फीस ले लेगा। उतना आप कर लेंगे तो हमेशा ध्यान रहता है बच्चों के ग्रोथ के ऊपर, बच्चों के दांतों के ऊपर, ना आपको आरसीटी की जरूरत पड़ेगी ना आपको फिलिंग की जरूरत पड़ेगी, और हर 6 महीने बाद सफाई करते रहेंगे तो बाकी भी सिस्टमिक प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। सर अब तक ब्रेसेस की जो ट्रीटमेंट आपने करवाई है कितने पेशेंट्स पे करवाई होगी, कुछ नंबर है? आपने पहले मुझे बताया था कि 15,000 पेशेंट्स लगभग आपके आज तक हो गए हैं, ब्रेसेस के लिए कितने होंगे उसमें से?
सर 10,000 से ज़्यादा तो मेरे ब्रेसेस के होंगे, बिकॉज जैसे मैंने कहा आई एम स्पेशलाइज ऑर्थोडोंटिस्ट। मैंने ऑर्थो प्रैक्टिस शुरू की जब मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन शुरू किया। 2007 से मैं ऑर्थो प्रैक्टिस कर रहा हूँ आज। तो इतने सालों में मैं दिन रात ऑर्थो पेशेंट ही कर रहा हूँ और वही मेरा मैक्सिमम इनटेक है पेशेंट्स का। तो ब्रेसेस लगाना आगे आकर आज हर कोई चाहता था, जैसे हमारे पेशेंट्स थे एडवांसमेंट जो हम बोलते हैं डेंटिस्ट्री में, तो पेशेंट्स हमेशा चाहते थे कि कम दिखे। ब्रेसेस में सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है कि पेशेंट चाहते हैं कम दिखे। हाँ तो पहले नॉर्मल मेटल ब्रेसेस हुआ करते थे। राइट। अब पेशेंट को प्रॉब्लम होता है कि ब्रेसेस नहीं लगाने, मुझे चाहिए कम, कुछ ना कुछ जो कम दिखे। तो वक्त के साथ सिरेमिक ब्रेसेस आए जो सफ़ेद कलर के थे। फिर वक्त के साथ और अच्छे ब्रेसेस आए जो ट्रांसपेरेंट, वायर भी वाइट होने लग गई। हाँ आज एडवांसमेंट इतनी आ गई है सर कि अलाइनर्स करके आया है। डेंटल जो मैं एक सैंपल लाया हूँ, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये मेटल ब्रेसेस है, हाँ हाँ ये सिरेमिक ब्रेसेस है वाइट कलर के। हाँ ओके, एंड देन देयर केम अलाइनर्स जो कि जिसमें ब्रेसेस ही नहीं है ना वायर है, एक वाइट ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक का मटेरियल है हाँ जो दांत हिलाता है। हाँ। इसके बीच में बहुत सारी एडवर्टीजमेंट्स भी चल रही थी। कोई स्पेसिफिक ब्रांड है जो इसके एडवर्टीजमेंट्स कर रहे थे? राइट सर। नॉर्मली क्या था, इसकी अलाइनर्स की सबसे बड़ी जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो इन्विजिलाइन करके है। हाँ Invisalign had all the patents for approximately 23 years, where he didn't let others make aligners. कोई बता नहीं सकता नहीं था। जैसे ही वो पेटेंट्स टूटना शुरू हुए, फिर इंडियंस अब ये अलाइनर्स बनाते हैं। आई एम वन ऑफ द फर्स्ट ऑर्थोडोंटिस्ट इन मुंबई जिन्होंने खुद का अलाइनर लैब डाला। आज हमारा खुद का ब्रांड है अलाइनर्स का जो हम यूज़ कर रहे हैं। आई डोंट कमर्शलाइज इट, इसलिए मैं वो नॉर्मली अपने पेशेंट्स पर ही यूज़ करता हूँ। आर्क अलाइनर्स करके नाम है, तो और मेरे दोस्तों के पेशेंट जो होते हैं उनके लिए। बट देन उसके वजह से क्या हुआ कि जो इन्विजिलाइन 8 साल पहले मैंने अपना पहला इन्विजिलाइन केस किया था, हाँ जिसको मैंने 4.25 लाख रुपए चार्ज किए थे, आज मैं वही केस 1 लाख में कर सकता हूँ सर, सिर्फ इतना रिडक्शन आ गया। हमारा खुद का होम प्रोडक्शन होने की वजह से। हाँ। तो मैं व्यूअर्स से ये रिक्वेस्ट करूँगा और उनसे मैं ये बताना भी चाहूँगा कि अगर आपको ब्रेसेस करवाने हैं, टीथ अलाइनमेंट करवानी है, सर इज़ वन ऑफ द मोस्ट स्पेशलाइज्ड, जॉ लाइन फिक्स करनी है। हाँ सर इज़ वन ऑफ द मोस्ट स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स इन द इंडस्ट्री, जिन्होंने अब तक अप्रॉक्सीमेटली 15,000 से भी ज़्यादा पेशेंट्स को ट्रीट किया है। इनका जो डिटेल्ड में एड्रेस है इनके क्लिनिक का हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप उसको चेक कीजिएगा बाद में, एंड उनकी अपॉइंटमेंट लेके ही ज़रूर जाइएगा। तो थैंक यू वेरी मच सर। बचपन में मुझे याद है मेरी दादी, हम महाराष्ट्र से, तो हम उसको एग्जैक्टली कहा कहते थे कवड़ी बसवाई जी। राइट सर। तो मेरी दादी की एज 74-75 की थी, तो वो क्या करती थी, रात में वो दांत दोनों ऊपर से नीचे से निकाल के और वो पानी में रख देती थी। और वो उसका फिर वो कंप्लीट टेक्सचर जो होता था वो डिफरेंट ही होता था बिफोर एंड आफ्टर में। तो हम उसको बहुत चिढ़ाया करते थे, वो चिढ़ती भी थी। बट आज के एडवांसमेंट्स में वो कवड़ी के लिए कुछ और ऑल्टरनेटिव आया है, और वो क्या ऑल्टरनेटिव है? जरूर सर, बहुत ही अच्छा एडवांसमेंट आया है। नॉर्मली क्या होता है कि डेंचर बोलते हैं उसे, कवड़ी को हम लोग नॉर्मली डेंचर्स बोलते हैं। अब ये डेंचर्स जो होते हैं ना, एट द एंड वो निकालने बिठाने वाली चीज़ है जिसके साथ एजेड लोग नॉर्मली कंफर्टेबल हो ही नहीं पाते। स्पेशली लोअर डेंचर्स कभी अच्छी सी फिटिंग में होते नहीं हैं नीचे के दांतों में। तो अब नई चीज़ क्या ये है कि इम्प्लांट करके चीज़ होती है। इम्प्लांट मतलब एक स्क्रू होता है। आई थिंक आई मे हैव अ सैंपल ऑफ इट। आपको इस मॉडल में दिखेगा कि नीचे 2 स्क्रू है। हाँ। ये स्क्रू एक्चुअली इम्प्लांट है। ऐसे स्क्रू जॉज में लगाए जाते हैं। जैसे अपर अगर करना है हमें, तो अपर में नॉर्मली 6 से 8 स्क्रू एंड नॉर्मली लोअर में 6 स्क्रू, ऐसे स्क्रू लगाए जाते हैं। एंड इन स्क्रू के ऊपर पूरे के पूरे फिक्स दांत दिए जाते हैं जो कि एग्जैक्टली हमारे नेचुरल डेंटिशन की तरह ही दिखते हैं। और वो ना उनको निकालने की ज़रूरत है कभी ना कुछ, और उनके साथ आप खा सकते हो, स्माइल कर सकते हो, अच्छे से जी सकते हो। बहुत एडवांसमेंट है टेक्नोलॉजी में। वैसे इंडिया ना डेंटल टूरिज्म के लिए भी बहुत फेमस हो रहा है।
तो ये क्यों हो रहा है और उसका क्या बेसिक रीजन है कि फॉरेन टूरिस्ट इंडिया में आते हैं सिर्फ डेंटल प्रोसीजर्स करने के लिए? सर दो चीज़ें हैं। एक तो इंडिया के बाहर डेंटिस्ट्री बहुत ही एक्सपेंसिव है सर। मतलब इसमें दो सेगमेंट लेते हैं, एक तो एशिया के अंदर या तो एशिया के बाहर। एशिया के अंदर, इंडिया के बाहर डेंटिस्ट्री इज ऑलमोस्ट 10 टाइम्स कॉस्टलियर, एंड अगर हम एशिया के बाहर चले गए तो इट इज़ 50 टाइम्स कॉस्टलियर। ओह, मेरे पास एशिया के अंदर एक सिंगापुर से पेशेंट आया करता था सर, ऑर्थो ट्रीटमेंट के लिए। नॉर्मली लोग ऑर्थो ट्रीटमेंट अपने आसपास लेते हैं। हाँ, ये पेशेंट, इसके पेरेंट्स एयरलाइंस में थे, तो शायद इनको एयरलाइंस की टिकट फ्री में मिलती होगी या डिस्काउंटेड रेट में मिलती होगी, वॉट एवर इट वॉज। बट दे यूज टू सेंड दैट बॉय अलोन फ्रॉम सिंगापुर टू हियर मुंबई हर 2 महीने में, और वो यहाँ ट्रीटमेंट लेके वापस जाता था। इज दैट चीप इन इंडिया? It is that cheap. With the advancement in aligners, in the ortho aligners आने के बाद यही अलाइनर की कॉस्ट दुबई में अप्रोक्सीमेटली 8 टाइम्स मैंने कैलकुलेट की थी जब आखिरी बार मेरे दोस्तों से बात की थी मेरे। हाँ, और जो मेरे रिश्तेदार खुद जर्मनी में रहते हैं, उनकी ट्रीटमेंट मैंने यहाँ बैठ के अलाइनर के साथ की है। उनको उधर कॉस्टिंग इंडियन करेंसी में 12 लाख बताई थी, जो मैंने उनको यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 1.5 लाख के अंदर अंदर दी है। पूरी ट्रीटमेंट? मतलब यहाँ पे इंडिया में आओ, इंडिया घूमो, टूरिज्म देखो, ताजमहल देखो, और यहाँ पर अपना डेंटल अलाइनर्स का ट्रीटमेंट भी करके यस सर। जैसे आजकल कैप मैंने जैसे बताया आपको 2 घंटे में हो जाती है। रूट कैनाल ट्रीटमेंट्स 2 दिन में हो सकते हैं। इम्प्लांट्स हम लोग प्लान करके अच्छे से कर सकते हैं। फुल माउथ इम्प्लांट जब करते हैं, जहाँ हम लोग कौड़ी या डेंचर की बात कर रहे थे, वो हम लोग प्लान करके हफ्ते भर में कर सकते हैं। एंड ऑर्थो ट्रीटमेंट जो पहले नहीं हो सकती थी क्योंकि हर महीने विजिट लगती है, अब उनको अलाइनर्स की हेल्प से यहाँ बैठ के हम लोग कर सकते हैं। मेरे पास कई अलाइनर पेशेंट हैं जो दुबई, सिंगापुर, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस में हैं, जो आते हैं साल में एक बार। इनका सीजन रहता है सर दिसंबर जनवरी, जो मेरा आजकल का सबसे ही पीक सीजन रह चुका है कि वो लोग आते भी 1 तारीख को है और उनकी सबकी जाने की फ्लाइट भी 31 दिसंबर के आसपास ही होती है हमेशा, और वो सब अलाइनर लेके जाते हैं। तो वो साल भर के अलाइनर लेके जाते हैं सर। हाँ, अलाइनर ट्रीटमेंट में सीरीज होती है, 10 अलाइनर, 20 अलाइनर, 30 अलाइनर, हर अलाइनर को 2 हफ्ते पहना जाता है। तो वो साल भर के अलाइनर उनके ट्रीटमेंट के हिसाब से लेके जाते हैं और साल भर बाद मुझे मिलते हैं। तब तक उनका ट्रीटमेंट वो खुद अकेले बैठ के वहाँ पे हो सकता है। सर ह्यूमन टीथ कितने स्ट्रांग होते हैं? सर इनेमल जो हम बोलते हैं, इट इज स्ट्रॉन्गर देन एनीथिंग, लाइक अ डायमंड। हाँ, डायमंड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट आउटसाइड, राइट। इन आवर बॉडी इनेमल इज स्ट्रॉन्गेस्ट। आप सोचिए, इस इतना फोर्स वो लेती है, हाँ, जो हमारा मैस्टिकेटरी फोर्स है 20 हाथियों के फोर्स से ज्यादा है। इतना प्रेशर वो ले सकते हैं? प्रेशर हमारे मैस्टिकेशन में होता है, हम्म, तो वो हमारे इनेमल लेता है। बट वो खराब कब होता है? एसिड के वजह से। हाँ, एसिड रिफ्लक्स। और सर कौन से ऐसे फूड्स हैं जो बेस्ट है हमारे गम्स को, टीथ को हेल्दी रखने के लिए? सर फाइबरस फूड। आपने कभी देखा है कि हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के दांत खराब हुए? उनके दांत आज भी स्ट्रांग है। आज हमारे बच्चों के दांत या हमारे दांत दिन ब दिन वीक या फिर गम्स खराब क्यों होते जा रहे हैं? आज हम पीछे पड़े हैं बर्गर के, हाँ, पिज्जा के, पैकेट, पास्ता के, नूडल्स के। तो जो बाइटिंग में, सब्जियां खाने में या फिर गाजर खाने में जो यूज होता है, पावर यूज होती है, मसल स्ट्रेंथनिंग यूज होती है, या फिर दांत का जो काम आता है, वो हो ही नहीं रहा है। हाँ, इसके वजह से ओवरऑल डेवलपमेंट पूरी बॉडी की चेंज हो रही है। बॉडी का स्ट्रक्चर, जॉ का स्ट्रक्चर सब छोटा होते जा रहा है। हाँ, इसीलिए बाकी सारे प्रॉब्लम खड़े हो रहे हैं। तो ये फूड्स अवॉइड करने चाहिए, लेकिन तो कौन से ये ऐसे हैं? फूड क्या होता है कि वेस्टर्न कल्चर हमने यहाँ तो ले लिया सर, कि हम लोगों ने उनका फूड ले लिया, बट हमने उनका 6 महीने का चेकअप नहीं लिया। हाँ, वो लोग भी वही खा रहे हैं। अब कोई भी आर्ग्यू करेगा कि ये फूड तो हर कोई खा रहा है, हाँ, बट वो हर कोई जो है बाहर के देशों में, वो फिर हर 6 महीने में डेंटिस्ट के जा रहा है। यहाँ पे तो वो यहाँ तो जब तक हमारे पेन नहीं होता तो हम लोग डॉक्टर के पास पहुँचते ही नहीं है।
ऐसी कौन सी कंट्री है जो डेंटल हेल्थ में सबसे आगे है? एक्चुअली हर कंट्री, यूरोप की या फिर ऑस्ट्रेलिया या फिर यूएस, इन सब में 5 साल के बाद डेंटल चेकअप इज़ कंपलसरी। उनका जो इंश्योरेंस सिस्टम भी काम करता है उसमें डेंटल चेकअप इज़ कंपलसरी। तो मुझे लगता है कि इंडिया छोड़ के हर जगह वो कंपलसरी है ही, या सिर्फ हम ही लोग हैं जो ध्यान नहीं दे रहे। इंडिया में अवेयरनेस नहीं है dental अवेयरनेस की health कमी का। है, हम लोग ध्यान नहीं देते, हम लोग उतना इम्पोर्टेंस नहीं देते। यहाँ हमें आदत है कि पेन होगा तब हम जाते हैं। और सर कौन सा ऐसा एनिमल है जिसके सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग दांत होते हैं और उसके सामने अगर हम जाए तो पहले भाग जाए? सर इट इज़ फनी बट क्रोकोडाइल जो है हाँ। उसकी दांत सबसे स्ट्रांग है सर। और मालूम नहीं स्ट्रांग हो ना हो, पर वैसे ही आप भाग जाओगे क्रोकोडाइल सामने आएगा तो। हम थाईलैंड गए थे, यूजुअली हमारा थाईलैंड में बिजनेस है, तो वी डील फॉर प्रॉपर्टीज देयर। और थाईलैंड में एक बार हम सेंट्रल मॉल के बाहर पटाया में घूम रहे थे और अचानक से वहाँ पे कुछ रोस्ट हो रहा था। तो मैंने देखा यार ये इतना बड़ा क्या रोस्ट हो रहा है। तो वहाँ पे लोग क्रोकोडाइल को खाते हैं और हम यहाँ पे क्रोकोडाइल से भागने की बातें कर रहे हैं। मैं भी जब थाईलैंड गया था तो मैंने सोचा लोकल मार्केट जाके आता हूँ, बट लोकल मार्केट एंटर करने के बाद जो खाने का बन रहा था उसकी जो स्मेल थी मैं वही सहन नहीं कर पाया, बाहर आ गया था। हमारा भी बहुत होता है सर वहाँ। तो सर आज के एपिसोड में आपके साथ में बात करके हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन दिस एपिसोड। हम चाहते हैं कि आगे जाके आप ऐसे ही हमारे साथ में जुड़े, एक 3 या 4 मंथ्स के बाद में हम वापस एक रिपीट एपिसोड आपके साथ में करें। श्योर अमर जी, अनु जी, एक्चुअली फ्रेंड्स मुझे बोलना चाहिए कि आपने मुझे आज इतना बड़ा मौका दिया आपके शो पे आने का। आपके शो के माध्यम से मैं इतने लोगों से बातें कर पाया, इतने खुले दिल से बात कर पाया। अपनी डेंटिस्टिंग की जो कुछ छोटी मोटी नॉलेज है मैं लोगों तक पहुंचा पाया। मैं कोशिश करूंगा, मैं चाहूंगा कि ये नॉलेज लोगों तक पहुंचे और उसका उनको फायदा हो। और ये मौका आपने मुझे दिया, इसका धन्यवाद।